एपिसोड 21-30 अध्याय 21-020 सब खत्म हो गया। खबर मिलते ही जी शियाओ कंपनी में पहुंचे तो पाया कि बोर्ड की बैठक पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अंकल हान, आखिर क्या हो रहा है? जी शियाओ चेयरमैन हान के पास पहुंची, जो अभी तक नहीं गए थे। वह कंपनी के उपाध्यक्ष थे, अनुभवी और उच्च स्तरीय संपर्क वाले व्यक्ति थे। चेयरमैन हान की आंखों में एक तेज चमक आए, उसके बाद उन्होंने गहरी सांस ली। शियाओ, क्या तुम्हारे चाचा ने हाल ही में किसी को नाराज किया है? इस बार तो मामला गंभीर लग रहा है। बोर्ड मीटिंग में उपाध्यक्ष झाओ को भारी बहुमत से अस्थायी रूप से तुम्हारे चाचा का अध्यक्ष पद संभालने के लिए चुना गया। अगर तुम्हारे चाचा ने सचमुच कोई अपराध किया है तो जी शियाओ की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। चेयरमैन हान के अपने हित थे, फिर भी उन्होंने हमेशा जी बेचुन का मजबूती से समर्थन किया था। जहां तक झाओ हाउतियान की बात है, उसके परिवार को बस किस्मत का साथ मिला जब उसके पिता के जुए ने उसे एक आम आदमी से एक बड़ा शेयरधारक बना दिया। फिर भी अंदर ही अंदर झाओ हाउतियान कच्चे और उचित प्रबंधन से अनभिज्ञ ही रहे। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि झाओ हाउतियान को अपने चाचा के प्रति निजी द्वेष था जो कुछ घटित हुआ था। ये तो मुसीबत थी, वह इसके लायक कैसे हो सकता है? जी शियाओ ने गुस्से से कहा। अमोस के समर्थन से ये हुआ। अमोस? जी शियाओ को ये नाम बिल्कुल अनजाना लगा। उसने सहज ही जवाब दिया, वह कहाँ से आया है? यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या तुम्हारे चाचा ने उन्हें किसी तरह नाराज किया है? लगता है कि वे रहस्य में लिपटे हुए हैं और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। इससे पहले बोर्ड रूम में तनाव का माहौल था, क्योंकि हर कोई शीर्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने को उत्सुक था। एक सुनहरे बालों वाले युवक ने शांतिपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति के कंधों पर पड़े पापों और घोटालों की ओर इशारा किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो भय से जम गया हो। यहाँ तक कि अनुभवी दिग्गजों ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, प्रत्येक ने विनम्र व्यवहार अपनाया। ऐसी परिस्थितियों में झाओ हाउतियान को अध्यक्ष की सीट पर बिठाया गया। उस क्षण सभी को एहसास हुआ कि यह कोई अस्थायी निर्णय नहीं था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना थी। गुस्से में जी शियाओ चेयरमैन के कार्यालय की ओर बढ़ी। सचिव ने कर्तव्यनिष्ठा से उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। मिस जी, आप अंदर नहीं जा सकती। एक तरफ हटो। जी शियाओ ने सचिव के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसकी बाहें भयंकर और ठंडी थीं। तुम्हारी हिम्मत है मुझे रोकने की? अच्छा, यहाँ कौन है? पता चला कि यह हमारी प्यारी मिस जी है। कार्यालय का दरवाजा अंदर से खुला और साथ में एक उपहासपूर्ण आवाज भी आई। जी शियाओ ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें जहरीले तीर की तरह जहरीली थीं। झाओ हाउतियान, तुमने मेरे चाचा का पद छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? झाओ हाउतियान ने एक ठंडी हंसी हंसी, जो तिरस्कार और उपेक्षा से भरी थी। शी शियाओ, उठो। जी बेचुन पर हत्या का शक है, उसका अंत हो गया। जी परिवार भी खत्म हो गया। अगर तुम समझदार हो तो चुप रहो, वरना मैं तुम्हारे सारे गंदे राज जग जाहिर कर दूंगा। बकवास, मेरे चाचा कभी हत्या नहीं कर सकते। ये बदनामी है, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझ पर मुकदमा करो, आगे बढ़ो, मैं यहीं अदालत के सम्मन का इंतजार कर रहा हूँ। झाओ हाउतियान ने एक विजयी नीच व्यक्ति का रवैया दिखाया। तुम? जी शियाओ क्रोधित हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी गर्दन क्रोध से अकड़ गई। अचानक उसके पीछे से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। झाओ हाउतियान ने तुरंत अपनी तीखी व्यंग्यात्मक मुद्रा छोड़ दी और अतिशयोक्तिपूर्ण सम्मान और विनम्रता प्रदर्शित करते हुए पीछे मुड़ गया। ये परिवर्तन इतना सहज और नाटकीय था कि ये दंग रह गया। श्रीमान अमोस, किसी महत्वहीन व्यक्ति को आपकी गरिमा में खलल डालने देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी शियाओ का मन अप्रत्यक्ष रूप से महत्वहीन कहे जाने पर बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों के सामने सुनहरे बालों का एक सिर था, जिसकी चमक सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेज थी, जिससे उसे थोड़ा सा आंखें सिकोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युवक की गोरी त्वचा ने एक महिला होने के नाते जी शियाओ को भी अपर्याप्तता का एहसास कराया। उसकी गहरी नीली आंखें मानो काले छेदों जैसी लग रही थीं, जिनमें अनजान रहस्य और खतरे छिपे थे। जिस क्षण युवक ने उसकी ओर देखा, जी शियाओ को लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। मनोरंजन जगत में इतने साल बिताने और अनगिनत नामचीन हस्तियों से मिलने के बाद उसे लगा कि उसने सब कुछ देख लिया है। फिर भी इस युवा में एक ऐसा रहस्य था जो उन सभी प्रभावशाली व्यक्तित्वों से कहीं बढ़कर था। जी शियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि बोर्ड को पलटने वाला अमोस इतना युवा था, 17 या 18 से अधिक उम्र का नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वह मनोरंजन जगत में कदम रखते तो उनका बेहद खूबसूरत मिश्रित नस्ल का चेहरा अनगिनत महिलाओं को मोहित करने के लिए काफी होता। ये विचार आते ही जी शियाओ चौंक गई। जी परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने वाले के बारे में वह ऐसी बातें कैसे सोच सकती थी? मिस जी, युवक ने हल्के से सिर हिलाया, उसका स्वर सज्जनतापूर्ण किंतु दूरी भरा था। उसकी आवाज मनमोहक थी, उसमें यौवन के दौरान किशोर लड़कों की आवाज में आने वाली अजीबोगरीब आवाज का अभाव था। उसकी आवाज किसी सेलो की धुन की परिष्कृत गहराई जैसी थी। श्री जेड के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। हालांकि मुझे विश्वास है कि हुआ देश की पुलिस न तो किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय करेगी और न ही किसी दोषी को बचने देगी। मेरे चाचा बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, उन्होंने अनगिनत दान पुण्य के काम किए हैं और बहुत से लोगों की मदद की है। वह बुरे इंसान कैसे हो सकते हैं? जी शियाओ ने सहजता से अपना बचाव किया। आशा करते हैं ऐसा ही होगा। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और चला गया। झाओ हाउतियान तेजी से उसके पीछे दौड़ा, बिना किसी रोक टोक के अपनी दास्ता प्रदर्शित की। जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए, तब तक जी शियाओ को इस बात का एहसास नहीं हुआ। जी ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश के कथित संदिग्ध अमोस ने तो बसी हुई उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया था। वह इतनी आसानी से कैसे बहक गई? वह उसे जवाबदेह ठहराने आई थी। उसका पीछा करते हुए उसे एहसास हुआ कि दोनों आकृतियां बहुत पहले ही गायब हो चुकी थीं। लानत है कमीने पर। जी शियाओ ने कूड़ेदान पर लात मारकर अपनी भड़ास निकाली, फिर कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला।
मेरे लिए किसी का पता लगाओ। उसके पास कई जासूसी और हैकर संसाधन थे जिन्होंने वर्षों से उसके लिए कई काम पूरे किए थे। किसी की पृष्ठभूमि खंगालना उनके लिए बच्चों का खेल था, लेकिन तत्काल प्राथमिकता जुलैंग और उसके चाचा को मुसीबत से बाहर निकालना था। जब बाघ दूर होता है तो बंदर राजा की तरह शासन करता है। एक बार बाघ वापस आ गया तो बंदर के दिन गिने चुने रह जाएंगे। श्रीजी, इस समय जनता की राय हमारे पक्ष में बहुत प्रतिकूल है। उसकी सहायक ने भारी मन से पुकारा। ज़िशियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि मेरा पेशा क्या है? हमने जो भी जल सेनाएं खड़ी की हैं उन्हें तैनात कर दो। अगर मैंने अपने चाचा या राष्ट्रपति जू के लिए एक भी टिप्पणी हानिकारक पाई तो तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सहायक ने नर्म स्वीकृति के साथ जवाब देने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाए। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। मनोरंजन क्षेत्र को तो प्रबंधित किया जा सकता था, लेकिन वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह मामला एक बड़ी राष्ट्रीय घटना बन गया था जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा सहायक को यह महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य हाथ पर्दे के पीछे से ऑनलाइन भावनाओं को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल इस ओर ध्यान दिलाना व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इससे ज़िशियाओ की ओर से अनुचित आलोचना ही भड़केगी। अध्याय 22, खरगोश की मृत्यु से लोमड़ी दुखी होती है। जी बेचुन की चौंकाने वाली हत्या के मामले की तुलना में जी ग्रुप में चेयरमैन के परिवर्तन ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। स्प्रिंग सिटी के निवासियों के दिलों में जी बेचुन ने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया, हमेशा परोपकार में लगे रहे, अक्सर वित्तीय सुर्खियों में छाए रहे। ऐसा कोई व्यक्ति हत्या के मामले में कैसे शामिल हो सकता है, और विशेषकर तब जब पीड़ित फ्रैंची जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति हो जो जी बेचुन से कम निपुण नहीं है। इस डिजिटल युग में जानकारी तेजी से फैलती है। कुछ ही समय में खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। रेडियंट एंटरटेनमेंट ने ऑनलाइन जनभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने सभी मार्केटिंग संसाधनों का इस्तेमाल किया। पहले भी उन्होंने अपने कलाकारों को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धियों को दबाने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल किया था और ऑनलाइन मार्केटिंग का खेल बखूबी खेला था। लेकिन इस बार उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह रणनीति काम नहीं कर रही है। रेडियंट एंटरटेनमेंट के जनसंपर्क निदेशक लव किंग पसीने से तरबतर थे। ऐसा क्यों हो रहा है? डायरेक्टर, बुरी खबर, लियांग रूफान ने अभी अभी ओल्ड मिस्टर जी का समर्थन करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया है और अब उन्हें नेटिजन्स द्वारा भुनाया जा रहा है। कंपनी के भीतर ज़िशियाओ को लिटिल मिस जी कहा जाता था, जबकि जी बेचुन को ओल्ड मिस्टर जी कहा जाता था। लियू किंग ने लियांग रूफान के ट्वीट पर क्लिक किया। अटलियंग रोवैनवी, निर्दोष आत्माएं निर्दोष ही रहेंगी, मुझे श्रीमान जी पर भरोसा है। ट्वीट को 5 मिनट पहले ही पोस्ट किया गया था और उस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट आ चुके थे। हालांकि उन पर प्रशंसकों की भरमार थी जो उन्हें इसे डिलीट करने की सलाह दे रहे थे और ट्रोल्स की बाढ़ आ गई जो लगातार बहस कर रहे थे। भाई, क्या तुम्हारा अपहरण हो गया है? आपराधिक मामलों में दखल देना कोई मजाक नहीं है। क्या वो बुढ़िया तुम्हें ये पोस्ट करने पर मजबूर कर रही थी? मुझे पता था कि देर सवेर वो टूट ही जाएगी। भाई, चलो ट्रेन पकड़ो और रातों रात भाग चलते हैं। हाँ, ये चाटुकारिता अगले स्तर की है। जिस क्षण लवी किंग ने इसे देखा, लियांग रूफान ने पहले ही ट्वीट को हटा दिया था, लेकिन नेटिजन्स ने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। इस प्रमुख अभिनेता के हस्तक्षेप से प्रभाव तेजी से बढ़ गया। लव क्वीन को हल्का हल्का और चक्कर जैसा महसूस हुआ। मेरे महान फिल्म सम्राट लियांग, क्या आप यहाँ सिर्फ अराजकता फैलाने आए हैं? बुरी खबर है, राष्ट्रपति लव किंग को सहज ही अपने सिर में एक जकड़न महसूस हुई। वह एक और चाटुकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसका नाजुक दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बूढ़े मिस्टर जेड के खिलाफ कई अपराधों के लिए गुमनाम रूप से रिपोर्ट दर्ज की गई है और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जवाब दिया है, वे सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। ये किसी को तब लात मारने का क्लासिक मामला था जब वह नीचे गिरा हुआ था। जैसा कि सभी जानते हैं, मनोरंजन उद्योग में रेडियंट एंटरटेनमेंट का तेजी से उदय और तीव्र विकास जी परिवार के संबंधों और संसाधनों की बदौलत हुआ। यदि ज़िशियाओ की सामान्य आक्रामक रणनीति को देखते हुए जी बेचुन गिर जाता तो रेडियंट एंटरटेनमेंट का समर्थन करने वाली दीवार और भी तेजी से और अधिक हिंसक रूप से ढह जाती। जी परिवार ने किस तरह के दुश्मनों को उकसाया है? लवी किंग ने धीरे से बुदबुदाया। ये सच है कि जी बेचुन की जगह एक सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ किसी के पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा ही। हालांकि उनके पास अपने संपर्कों का एक नेटवर्क था जो इतनी बुरी तरह गिरने से कोसों दूर था। लव किंग कई वर्षों से इस उद्योग में थी और उन्होंने अपनी तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान को निखारा था। इस बार जी परिवार को निश्चित रूप से जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था। अत्यधिक गति के कारण इसका समाधान आसानी से नहीं हो सकेगा। वह ज़िशियाओ के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थी। इतने सालों तक संघर्ष करने के बाद वह इस डूबते जहाज के साथ डूबने वाली नहीं थी। अब समय आ गया था कि किसी हेडहंटर से संपर्क किया जाए। अपना मन बना लेने के बाद लव क्वीन ने अपने वर्तमान कार्य की गति को सावधानीपूर्वक धीमा कर दिया। तारांकन, सर, बुरी खबर। बो जियाओ, नशे में धुत और झगड़ालू, ने आवाज की ओर शराब की बोतल फेंकी। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? अधीनस्थ ने फुर्ती से बोतल को चकमा दिया। बो जियाओ के पास पहुंचा और फुसफुसाने के लिए झुक गया। बो जियाओ अचानक स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में नशे की धुंध एक पल में आधी हो गई। क्या कहा आपने? उससे निकलती बर्फीली आभा से अधीनस्थ कांप उठा और वह हकलाते हुए बोला, जी बेचुन को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे लोगों को भी जियांग चेन्यान ने पकड़ लिया है। अब स्थिति हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है। यह एक पूर्ण आपदा थी। जियांग चेन्यान, बो जियाओ ने नाम दोहराया। उसके दांतों के बीच से ठंडी धमकी छलक रही थी। लगता है मैंने उसे कम आंका था। बो जियाओ हालांकि इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने अभी तक अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई थी। ये बात फैला दो, हमारे लोगों से कह दो कि वे फिलहाल चुप रहें।
देखते हैं कि क्या वह मुझ तक आसानी से पहुंच पाता है। उन भाइयों का क्या हुआ जो पकड़े गए? बोजियाओ ने उसे एक डरावनी निगाह से देखा। अधीनस्थ को सीने में जकड़न महसूस हुई और वह पीछे हटते हुए एक अप्रिय प्रतिक्रिया में बुदबुदाया। उसने एक बेतुका सवाल पूछा था। पकड़े गए भाड़े के सैनिकों के लिए विश्वासघात कभी कोई विकल्प नहीं था। जिस क्षण से वे संगठन में दाखिल हुए उनका जीवन उनका नहीं रहा। जब योजना विफल हो जाती है तो उनका एकमात्र कर्तव्य अपनी वफादारी की रक्षा अपने जीवन से करना होता है। उस क्षण अधीनस्थ को दुख की अनुभूति हुई, जैसे किसी साथी लोमड़ी को मरते हुए देख रहा हो। उसने अवचेतन रूप से उस आदमी की ओर देखा जो शराब और मौज मस्ती के नशे में डूबा हुआ था। उसकी निगाहों में तिरस्कार की झलक थी। संगठन में शामिल होने के समय उनके जो आदर्श थे वे बहुत पहले ही लुप्त हो चुके थे तथा समय के साथ अनजाने में ही समाप्त हो गए थे। भारी मन से वह कमरे से बाहर निकला, अपना फोन निकाला और टी सिस्टम खोला तथा व्यवस्थित रूप से सूचनाएं भेजने लगा। संचार के लिए पीटी प्रणाली का उपयोग करने से यह सुनिश्चित हो गया कि शीर्ष हैकर भी इसमें सेंध नहीं लगा सकेंगे। फोन पकड़ते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया था। संगठन में गोपनीयता का प्रोटोकॉल बेहद कड़ा था। हर सदस्य अपने दैनिक जीवन में एक बेदाग पहचान बनाए रखता था। यहाँ तक कि जियांग चेन्यान जैसा व्यक्ति जिसे आपराधिक जांच का व्यापक अनुभव है अपने लोगों को इतनी तेजी से गिरफ्तार नहीं कर सकता। बोजियाओ का आत्मविश्वास यहीं से उपजा था। लेकिन अब जब तथ्य उसके सामने थे, बोजियाओ नशे में था और भोग विलास में डूबा हुआ था। उसने अभी तक इस पर विचार नहीं किया था। उसके कदम लड़खड़ा गए और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या संगठन में कोई गद्दार हो सकता है? नहीं, शायद यह एक शोधक था। तुम मेरे लिए एक तौलिया लाओ। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिससे एक महिला का चमकदार चेहरा दिखाई दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सुडौल काया का प्रदर्शन किया। उसके चारों ओर घूमती भाप ने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। आदमी ने गहरी सांस ली। 1 मिनट रुको। वह उपयोगिता कक्ष में चला गया। बोजियाओ नियमित रूप से अलग अलग महिलाओं को वापस लाता था। प्रत्येक की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी। बोजियाओ एक सतर्क व्यक्ति था। वह कभी भी महिलाओं को अपना चेहरा नहीं देखने देता था और उसे खुद इन महिलाओं की सेवा का काम सौंपा गया था। अगर बोजियाओ संतुष्ट होते तो वह उन्हें आर्थिक रूप से मुआवजा देता। हालांकि विलासिता की चीजें साफ निशान छोड़ जाती थी, इसलिए बोजियाओ ने समझदारी से सिर्फ नकद लेन देन किया। एनी नाम की यह महिला इतनी बार उसके घर आती थी कि उसका साहस काफी बढ़ गया था। वह अक्सर उसे दबंगई से आदेश देती थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और उसे तौलिया दे दिया। उसके जानबूझकर उकसावे को नजरअंदाज करते हुए वह जाने के लिए मुड़ा। तभी उसके हाथ में फोन अचानक कंपन हुआ। अनायास ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी। एक एन्क्रिप्टेड अपरिचित नंबर। एक अज्ञात जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने कॉल का उत्तर दिया और फोन अपने कान पर लगा लिया। अध्याय 23। किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से न करें। मिस्टर अमोस, कृपया चाय लीजिए। एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ झाओ हाउतियान चायदानी पकड़े हुए उसके पास आया। सुनहरे बालों वाला किशोर आलसी होकर बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह अपने फोन में व्यस्त था। झाओ हाउतियान ने चुपके से एक नजर डाली, लेकिन फोन में एक प्राइवेसी स्क्रीन लगी हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पाया। इतने करीब होने के कारण वह ये देखे बिना नहीं रह सका कि किशोरी की त्वचा कितनी निर्दोष थी, चिकनी, चीनी मिट्टी की तरह सफेद, बेहतरीन मटन वसा जैद की तरह। इसी विचार में खोए हुए झाओ हाउतियान के कप से गलती से चाय गिर गई और चाय का तरल पदार्थ मेज के किनारे से बहकर किशोर की गोद में जा गिरा। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने जल्दी से चायदानी नीचे रखी और एक टिश्यू पेपर लेकर गिरी हुई चाय पोंछने की कोशिश करने लगा। मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। घबराए हुए झाओ हाउतियान ने हकलाते हुए माफी मांगी। किशोर ने अपनी उंगलियां हल्के से हिलाईं और झाओ हाउतियान को अचानक अपनी कलाई पर तेज सुन्नपन महसूस हुआ। सहज ही वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी कलाई को पकड़ते हुए सुन्नता लगातार उसका पीछा करती रही। उसने घबराकर ऊपर देखा। किशोर ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, जिससे वह अप्रसन्न प्रतीत हुआ। झाओ हाउतियान को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। मन ही मन उसने अपनी गलती को कोसा। किशोर ने धीरे से अपनी नजर उठाई और एक उदासीन नजर से उस पर वार किया। अपने कर्तव्यों पर अडिग रहो। अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, झाओ हाउतियान ने उत्तर दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही थीं और वह अपनी आस्तीन से माथे को पोंछने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। किशोर उम्र में बड़ा नहीं था, लेकिन भय की दमनकारी भावना उस पर हावी थी। क्या मैं तुम्हें डरावना लग रहा हूँ? किशोर ने अपनी भौहें उठाईं। उसका स्वर उदासीन था। झाओ हाउतियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हो सकता है प्राइवेट रूम का एयर कंडीशनिंग खराब हो गया हो। मैं उसे ठीक करवाने के लिए किसी को ढूंढता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से खिसक गया। बाहर की ताजी हवा में सांस लेते हुए झाओ हाउतियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से जीवित हो गया हो। उसने अपनी अभी भी सुन्न कलाई को रगड़ा और उन गहरी, अद्भुत सुंदर नीली आंखों की छवि उसके मन में उभर आई। मनमोहक, फिर भी रहस्य से भरपूर, जैसे कि उसकी रहस्यमय पहचान जो किसी को स्वर्ग तक ले जाने में उतनी ही सक्षम है जितनी आसानी से उसे नरक तक खींच ले जाने में। अगर यह हमारे आदरणीय युवा मास्टर झाओ नहीं है, कौन सी हवा आपको यहाँ ले आए? पास से एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। झाओ हाउतियान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अमोस की चेतावनी याद करते हुए उसने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर होगा। उसे जाते देख वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। जल्दी मत जाओ, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। भाई होने के नाते क्या आप मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दे सकते? क्या मैं सही कह रहा हूँ सज्जनों? वक्ता के पीछे खड़े युवकों ने सहमति में स्वर मिलाया। झाओ हाउतियान ने खुद को नियंत्रित करते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। एक तरफ हट जाओ, उस आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। झाओ हाउतियान, घमंडी मत बनो।
झाओ हाउतियान की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने तेजी से अपनी नजरें उठाईं और पलटकर कहा, शुकांग, तुम्हारा चचेरा भाई पहले ही गिर चुका है। तुम अब भी घर में दुबके रहने के बजाय इधर उधर भटकने की हिम्मत रखते हो। शू लैंग के चले जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि स्प्रिंग सिटी में अब भी तुम्हारे अंदर क्या अहंकार बचा है? यदि दूसरे पक्ष को कोई शर्म नहीं थी तो झाओ हाउतियान के लिए संयम दिखाने का कोई कारण नहीं था। जहां चोट लगी थी वहां चोट लगने से जुकान का चेहरा काला पड़ गया। उसकी निगाहें झाओ हाउतियान पर टिक गईं। तुम मौत की तलाश में हो। झाओ हाउतियान ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। दफा हो जाओ, मेरे खाने के साथ खिलवाड़ मत करो। शुकांग की पीठ रेलिंग से टकरा गई और उसका साथी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। भाई कांग, क्या तुम ठीक हो? जुकांग ने झाओ हाउतियान की पीछे हटी हुई आकृति को घूरा। उसकी आंखें लाल थीं। वह लगभग आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसके बगल में खड़े एक युवक ने उसे तुरंत रोका। भाई कांग, खबर देखो। झाओ हाउतियान ने अभी अभी बोर्ड मीटिंग में मिस्टर जी की जगह नया चेयरमैन बना लिया है। उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। ये सुनकर भीड़ के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। शुकांग ने फोन पकड़ लिया। वित्तीय शीर्षक देखकर फोन पकड़े हुए उसके हाथ के पिछले हिस्से की नसें फूल गईं। असंभव, ये सच नहीं हो सकता। भाई कांग, ये बात समझ में नहीं आती। झाओ हाउतियान इस तरह की चीज के लायक नहीं है। एक चश्माधारी युवक ने स्क्रीन को गौर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसकी जांच की है। जाहिर है, अमोस नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति ने झाओ हाउतियान को अध्यक्ष पद दिलाने में मदद की। उन्होंने आगे कहा, और मिस्टर जी को फैंगची की हत्या के मामले में शामिल होने के कारण बोर्ड मीटिंग के दौरान पुलिस पकड़ ले गई। इस घटना की खबरें अब इंटरनेट पर छाई हुई हैं। हर कोई समझ गया कि जू परिवार का अहंकार जी परिवार की संपत्ति से प्रेरित था। अब जबकि जी परिवार पतन की ओर अग्रसर था, जिस व्यक्ति को वे नीची नजर से देखते थे, झाओ हाउतियान किसी तरह जी समूह का नया अध्यक्ष बन गया, जिससे उन सभी को समझने में कठिनाई हो रही थी। अमोस, जुकांग ने धीरे से कहा। उसका चेहरा और भी खतरनाक हो गया। तो वही है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ समेट रहा है। अचानक उसने ऊपर देखा। उसकी नजर उस दिशा की ओर गई जहां झाओ हाउतियान गायब हो गया था। इस समय झाओ हाउतियान उस अमोस के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा। तारांकन। भोजन के बाद झाओ हाउतियान अमोस को रेस्तरां से बाहर ले गया। सीढ़ियों से उतरते हुए अमोस की नजर हल्के से बाईं ओर के गलियारे पर पड़ी, मानो वह दृश्यों को निहार रहा हो। प्रवेश द्वार पर जब वे ड्राइवर के आने का इंतजार कर रहे थे, अमोस ने कहा, चलो खाना खाकर पैदल चलें। ऐसा कहकर वह आराम से रेस्तरां के रास्ते पर टहलने लगा। झाओ हाउतियान ने ड्राइवर को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे दूर से ही सावधानी से उनका पीछा करने का निर्देश दिया गया। रेस्टोरेंट के पास ही एक पार्क था। नजारा सुहाना था, हालांकि थोड़ा वीरान भी। कभी कभी कोई गुजरती कार जमीन पर गिरे पत्तों को हिला देती थी। एक पल के लिए सोचते हुए झाओ हाउतियान ने सावधानी से पूछा, श्री अमोस, आप स्प्रिंग सिटी में कब तक रहेंगे? यह एक ऐतिहासिक शहर है। अगर मौका मिला तो मुझे आपको हुआ देश का इतिहास और दर्शनीय स्थल दिखाने में गर्व होगा। क्या ऐसा है? मुझे ये पसंद आएगा, सुनहरे बालों वाले किशोर ने कहा। उसकी नीली आंखें स्पष्ट रुचि से चमक रही थीं। ये तो बहुत बढ़िया है। चलो कोई समय तय करते हैं, मुझे तुम्हें ये जगह दिखाने में बहुत खुशी होगी। रास्ते में एक दोराहे पर पहुंचकर अमोस अचानक रुक गया। झाओ हाउतियान हैरान दिखे। मिस्टर अमोस, क्या कुछ गड़बड़ है? अमोस ने पार्क के रास्ते की ओर फैली एक विलो की टहनी को यूं ही तोड़ लिया। उसकी पतली संगमरमरी उंगलियां टहनी के ताजा हरेपन को संतुलित कर रही थीं। दुनिया के सबसे शुद्ध साफ रंगों का एक सामंजस्य। झाओ हाउतियान ने क्षण भर के लिए खुद को मंत्रमुग्ध पाया। उसके हाथ इतने उत्कृष्ट और सुंदर थे, यहाँ तक कि किसी महिला के हाथों से भी बेहतर, सचमुच कला के नमूने जैसे। तभी आगे सड़क के दोराहे से दो हटे कट्टे आदमी लाठी लेकर निकले और उनका रास्ता रोक लिया। उसी समय दो अन्य लोग पीछे से आए और उन्हें घेर लिया। सहज ही झाओ हाउतियान अमोस के सामने आ गया और अपनी आवाज धीमी कर ली। चिंता मत करो, मैंने जूडो का अभ्यास किया है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि जब वह बोल रहे थे तो उनकी बेचैनी स्पष्ट थी। यद्यपि उसने कुछ दिनों तक जूडो का अभ्यास किया था, लेकिन इन विशालकाय शत्रुतापूर्ण लोगों का सामना करना उसके लिए एक हारी हुई लड़ाई जैसा लग रहा था। इसके अलावा उनकी हृष्ट-पुष्ट बनावट और मजबूत पकड़ उनके अनुभव को जाहिर कर रही थी। वे साफ तौर पर लड़ाकू थे। झाओ हाउतियान के दिल में डर बैठ गया। फिर भी चाहे इसके लिए उसे अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े, वह अमोस को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। क्या ऐसा है? अमोस पार्क की नीची बाड़ के सहारे सहजता से झुक गया। उसका व्यवहार शांत और सुस्त था। तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। झाओ हाउतियान ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और खुद को मजबूत करते हुए दृढ़ता से चिल्लाया, क्या ये जुकान का काम है? क्या उसने तुम्हें भेजा है? रेस्तरां में शुकान से मुलाकात के बाद अब इन घात लगाए लोगों से मुठभेड़ होना संयोग से कहीं दूर की बात थी। समूह का नेतृत्व कर रहा जख्मी चेहरे वाला व्यक्ति चुप रहा, केवल हाथ हिलाकर अपने साथियों को आगे आने का संकेत दे रहा था। झाओ हाउतियान एक सरकंडे की तरह दुबला पतला था, जबकि उसके हमलावर, जो पेशे से भाड़े के सैनिक थे, उसे आसानी से मार गिरा सकते थे। छाया से देखते हुए जुकान ने अपने हाथों को उत्साह से रगड़ा। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। झाओ हाउतियान ने अभी हमला भी नहीं किया था कि उसके पैर जमीन से उखड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। सीधा खड़ा होकर उसने मुंह में खून थूका और गुर्राया, फिर से। पहली बार गिरने से कुछ अनुभव प्राप्त करके इस बार वह कुछ चालें चलने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही प्रतिद्वंद्वी के तेज हाथ पास आए, उनके जोरदार झोंकों ने उसकी खोपड़ी को भी खतरे में डाल दिया। वह चपटे खुरमा की तरह कुचल दी जाएगी। उसी समय एक शांत आवाज हवा को चीरती हुई उसके कानों में पड़ी। अपनी कोहनियां मोड़ें, घूमें और वार करें। सहज प्रवृत्ति से आगे बढ़ते हुए झाओ हाउतियान को एहसास हुआ कि उसकी दाहिनी कोहनी सीधे प्रतिद्वंद्वी की ठुड्डी पर लगी है, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा।
इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने मौके का फायदा उठाकर हमला शुरू कर दिया। आखिरकार जख्मी चेहरे वाले उस आदमी का ध्यान झाओ हाओतियान के पीछे खड़े सुनहरे बालों वाले किशोर पर गया। हालांकि वह कमजोर और दुबला पतला दिख रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि दिखावे में भी धोखा हो सकता है। अध्याय 24:023 लोहे की प्लेट को लात मारो। जियो लियू ने बाजी मुट्ठी में महारत हासिल की। उनकी प्रहार शक्ति मजबूत थी, जो भव्य और विशाल आंदोलनों से चिन्हित थी। उत्तरी बाजी मुट्ठी पारंपरिक रूप से संप्रदाय के भीतर ली परिवार द्वारा हस्तांतरित की जाती रही है। शियाओ लियू के पिता, जो कभी ली परिवार के सेवक थे, ने गुप्त रूप से कुछ चालें सीखीं। हालांकि उन्हें इन कुछ तकनीकों की केवल समझ थी, फिर भी उन्होंने उन्हें निपुणता तक निखारा, जिससे वे जहां भी जाते अपना दबदबा बना लेते। लेकिन अभी किसी की आकस्मिक आलोचना ने बाजी फिस्ट का प्रभावी ढंग से प्रतिकार किया। जब तक वे आंतरिक कलाओं के सच्चे स्वामी न हो, तब तक काउंटर तकनीक को समझना बिल्कुल असंभव होगा। चाकू के निशान वाला आदमी सतर्क हो गया और सहज रूप से उसने रहस्यमय लोहे की छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। झाओ हाओतियान को जल्दी ही एहसास हो गया कि वो एक शौकिया खिलाड़ी है। उसके प्रतिद्वंदी की हथेली उसकी छाती पर लगी एक दृढ़ चाल और सीधे उसकी उलनार तंत्रिका पर निशाना साधा। महत्वपूर्ण क्षण में उसकी गर्दन को किसी चुंबकीय शक्ति ने जकड़ लिया, जिससे वह पीछे की ओर झटका खा गया और प्रतिद्वंदी की कोहनी के प्रहार से पूरी तरह बच गया। कोहनी के प्रहार से उत्पन्न क्रूर बल, यहां तक कि कपड़े की एक पतली परत के माध्यम से भी, उसके दिल को अनियंत्रित उन्माद में पहुंचा दिया। यदि यह प्रहार उस पर होता तो या तो वह मर जाता या अपंग हो जाता। झाओ हाओतियान के घुटने कमजोर हो गए और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बाएं दाएं सामने से हमला करने का आपका तरीका काफी अच्छा है, लेकिन आपकी गति अभी भी कमजोर है। उस स्कूल के एक सच्चे उस्ताद के खिलाफ आप सिर्फ एक ही निर्णायक वार से कामयाब हो पाएंगे। युवक की आवाज में ठंडी उदासीनता थी, जो ली लियू के कानों में एक जोरदार विस्फोट की तरह पड़ी। उसके खुरदुरे और काले चेहरे पर दृढ़ और साहसी आंखें थीं, जो अब उस सुस्त सुनहरे बालों वाले युवक को देखकर आश्चर्यचकित अविश्वास से भर गईं। आखिर आप हैं कौन? उसके पिता ने एक बार उससे कुछ ऐसी ही बातें कही थीं। महारथियों के द्वंद्व में अंतिम जीत गति और बल दोनों पर निर्भर करती है। लिलियू ने पूरी तरह बल पर ध्यान केंद्रित किया, अंततः गति का त्याग कर दिया, वरना वह प्रतिद्वंद्वी के लिए पहले ही जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं बना पाता। स्पष्टतः ये व्यक्ति न केवल बाजी फिस्ट को समझता था, बल्कि वह एक उत्कृष्ट अभ्यासकर्ता भी था। क्या वेली परिवार संप्रदाय से कोई हो सकते हैं? युवाओं ने कहा। रूप और तकनीक लोगों को मारक चालों के सिद्धांत और निपुणता सीखने का अवसर देते हैं, जबकि लचीलापन और अनुकूलनशीलता को वास्तविक जीवन की लड़ाई के माध्यम से निखारा जाना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, उसने अपनी चाल चल दी। उसका बायां हाथ लिलियू के दाहिने हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बना हुआ था। उसकी गति तीव्र और भयंकर थी, जो लिलियू के चेहरे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। पूरा क्रम बिजली की तरह तेज था, प्रत्येक प्रहार हवा की गति के समान था। बाजी फिस्ट में रैप तकनीक। आर्म रैप के बाद एल्बो ब्रेक। लिलियू की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां उस असंभव रूप से परिष्कृत और पीली मिट्टी की छवि से भर गईं। उस तनावपूर्ण क्षण में उसके दिमाग में एक विचित्र विचार उभरा। इतनी नाजुक और सुंदर मुट्ठी इतनी भयंकर और भारी प्रहार शक्ति देने में सक्षम थी। यदि उसने यह बात अपनी आंखों से न देखी होती तो उसे विश्वास न होता। मुट्ठी उसकी नाक की नोक से मात्र कुछ मिलीमीटर की दूरी पर रुक गई। लिलियू को अपने गालों पर प्रहार से उत्पन्न हवा का स्पर्श भी महसूस हुआ, जिससे उसके चेहरे के बाल धुंधलाले और कांपने लगे। उसके ऊपर खड़े युवक से निकलती दमनकारी आभा ने उसे भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये शक्तिशाली लोगों द्वारा कमजोर लोगों को कुचलने का विशुद्ध प्रभुत्व था। लिलियू के घुटने लगभग मुड़ गए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। युवक ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। ग्रेड सीपीटी भाड़े के सैनिक कब से गुर्गे बनने तक गिर सकते हैं? चाकू के निशान वाले आदमी की पुतलियां जोर से हिली। तुम्हें कैसे पता? अमोस ने भौहें उठाईं। वह नजर और भाव ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, तुम जानने के लायक नहीं हो। चाकू के निशान वाले आदमी ने चकित लिलियू पर नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि इस दिन उन्होंने एक लोहे की प्लेट को लात मारी थी। यदि वे चारों एक साथ हमला भी करें तो भी वे उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा ऐसा लगता था कि प्रतिद्वंद्वी को उनकी हर बात पता थी, जबकि वे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आपका प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक कौन है? चाकू के निशान वाले आदमी ने अपने होंठ भींच लिए। ये व्यक्ति, ये जानते हुए कि वे ग्रेड सी के भाड़े के सैनिक हैं, उन्हें अपने संगठन के सख्त नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी भी भाड़े के सैनिक द्वारा सामाजिक कानून तोड़ने पर, चाहे उसकी गंभीरता कितनी भी हो, कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। ये व्यक्ति रहस्यमयी पहचान का था, युद्ध में अत्यधिक कुशल था और जी समूह में उथल पुथल मचाने में भी सक्षम था। कुछ छोटे मोटे ग्रेड सी के भाड़े के सैनिक उसे कैसे चुनौती दे सकते थे? इस समय उसके दिल में अफसोस उमड़ पड़ा। उसने शुकान का कमीशन क्यों स्वीकार किया और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश क्यों की? दूसरे आदमी ने धीरे से एक नाम बोला। चारों व्यक्ति एक साथ कांप उठे और अपनी भयभीत निगाहें सुनहरे बालों वाले युवक की ओर घुमा दी। उनकी अभिव्यक्ति किसी देवता के सामने होने के समान थी। चाकू के निशान वाला आदमी हकलाते हुए बोला, कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? यदि आप इस तरह का जीवन समाप्त करना चाहते हैं तो मेरे निर्देशों का पालन करें। यह आपके लिए एकमात्र मौका है, युवक ने शांत भाव से कहा। चाकू के निशान वाले आदमी ने अपने दांत पीस लिए, लिलियू के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसका व्यवहार असाधारण रूप से सम्मानजनक हो गया। उन्होंने जवाब दिया, हम आपके आदेश पर हैं। वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी वफादारी निभा सकता था, लेकिन उसे अपने भाइयों का भी ख्याल रखना था। उनकी खातिर उसने एक बार जुआ खेलने का फैसला किया। झाओ हाओतियान हक्का बक्का खड़ा रहा। क्या हो रहा था? अमोस ने चंद शब्दों में ही उन्हें मना लिया था। क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है?
जूकान को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वह सामने की झाड़ियों से निकलकर गुस्से से चाकू के निशान वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने मेरे पैसे ले लिए और मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। चाकू के निशान वाले आदमी ने अमोस की ओर देखा, जिसने अपनी भौहें उठाई और दीवार के सहारे आराम से खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शो का आनंद ले रहा हो। अपने दांत पीसते हुए चाकू निशान आदमी आगे बढ़ा और एक ही चाल में जूकान को वश में कर लिया। जूकान चीख पड़ा जब उसे अमोस के सामने धकेला गया। अमोस ने अपना पैर उठाया और शूकान के कंधे पर दबा दिया। युवक के पीले चेहरे पर एक शांत मगर शरारती मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे शूकान को जमीन पर धकेल दिया। शूकान दर्द से कराह उठा, उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई, लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले छूट नहीं सका। जू परिवार गिर गया है, फिर भी तुम अभी भी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम मरना चाहते हो? जूकान पूरी तरह से भयभीत हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने लोहे की प्लेट पर लात मारी है। उसने तुरंत दया की भीख मांगी। छी! झाओ हाउतियान ने उसके चेहरे पर थूका। अरे काय कमीने, देख आज मैं तुझे मारना दूं। क्या तुम खुद काय नहीं हो? अमोस सर के बिना तुम क्या हो? क्या तुम्हें मुझे उपदेश देने का भी अधिकार है? इस अपमान से उत्तेजित होकर जूकांग ने जवाब दिया, क्या आप अपनी तुलना मुझसे कर सकते हैं? मैं अमोस सर की सहायता कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं? शूकांग ने जिद से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, मैं भी अमोस सर की मदद कर सकता हूँ। युवक ने उत्सुकता से अपनी बाहें उठाई। ओह, मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जूकांग ने आंखें घुमाई और कहा, अमोस सर, मैं अपने चचेरे भाई के बारे में एक रहस्य जानता हूँ जो किसी और को नहीं पता, यहाँ तक कि इस दुनिया में किसी चौथे व्यक्ति को भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा। झाओ हाउतियान हंसा। यह आदमी तो हर मौके का फायदा उठा रहा था। हालांकि अमोस सर साफ तौर पर इसके झांसे में नहीं आ रहे थे। शूकांग ने दांत पीसते हुए बताया, मेरा चचेरा भाई वास्तव में समलैंगिक है। झाओ हाउतियान ने अचानक हाँफते हुए कहा, अच्छा, अब ये तो अप्रत्याशित है। युवक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा, क्या ऐसा है? ये सुनकर उसे सचमुच हैरानी हुई। शूकांग ऐसे मामलों में झूठ नहीं बोलेगा, उसे जरूर कुछ पता होगा। शक के डर से शूकांग ने जल्दी से समझाया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, हालांकि गैराज में घना अंधेरा था। मैंने बस उसके बगल में एक लंबे आदमी को देखा, चेहरा पहचान नहीं सका। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरा चचेरा भाई निश्चित रूप से समलैंगिक है। युवक ने लापरवाही से कहा, आज के समय में यौन रुझान व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी उसकी निगाहों के नीचे थोड़ी देर के लिए साजिश की झलक दिखाई दी। लेकिन मेरे चचेरे भाई की पत्नी को नहीं पता, उसे धोखे से शादी कर ली गई है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और उसके परिवार का काफी प्रभाव है। शूलांग की पत्नी यानजू एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। उनके मिलन को कभी एक परीक्षा जैसा माना जाता था। हालांकि कई लोग मन ही मन शूलांग का अपने से ऊंचे पद पर शादी करने के लिए मजाक उड़ाते थे। युवक ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिससे शूकांग चौंक कर चुप हो गया। तभी अचानक एक रिंगटोन की आवाज ने तनाव कम किया। युवक ने फोन कान से लगाकर कॉल उठाया। बॉस, यान परिवार शूलैंग को बाहर निकालने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। उनके संपर्कों के चलते इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये वह तुरुप का पत्ता था जो शूलैंग ने अपने लिए छोड़ा था, एक शक्तिशाली पत्नी का परिवार जो अशांत राजनीतिक परिस्थितियों में उसे सुरक्षित रख सकता था। युवक के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी नीलम जैसी आंखें समुद्र की तरह साफ थीं। जूकांग ने देखा कि अमोस उसकी ओर देख रहा था। वह ये नहीं बता सका कि क्यों, लेकिन उसके होठों पर वह हल्की सी मुस्कान अजीब तरह से डरावनी लग रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अध्याय 25:024 सपने बुनना। एक लग्जरी कार यातायात के बीच से तेजी से गुजर रही थी। पिछली सीट पर एक संतुलित और सुंदर कुलीन महिला कार की खिड़की से धीरे धीरे गुजरते दृश्यों को भावशून्यता से देख रही थी। आगे की यात्री सीट पर बैठे सहायक ने फोन कॉल का जवाब दिया और फिर धीरे से कहा, मैडम, चीफ जो आ गए हैं। उसी समय कार की गति धीमी हो गई और वह भीड़भाड़ वाले यातायात में धक्के खाती हुई आगे बढ़ने लगी। सहायक के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे, लेकिन पीछे बैठी कुलीन महिला हवा की तरह शांत थी। बाहरी लोगों के लिए ये जोड़ा वैवाहिक सुख का उदाहरण था और स्प्रिंग सिटी में यह एक प्रिय जोड़ा था जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे। लेकिन केवल यानजू के सहायक ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह विवाह दिखावे के मिलन से अधिक कुछ नहीं था। यदि शूलांग की गिरफ्तारी से यान परिवार का नाम खराब न होता तो मैडम शायद उसकी मदद करने के लिए किसी हद तक नहीं जाती। सहायक, जो कुछ रहस्यों से परिचित था, मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यानजू की अभिव्यक्ति उदासीन रही, उसकी सुंदर भौहों पर उदासी की एक स्पष्ट सी छाया छाई रही। फोन की अचानक घंटी बजने से कार में सन्नाटा टूट गया। यानजू अपने विचारों में खोई हुई स्थिर रही। सहायक ने धीरे से याद दिलाया और यानजू ने अपना संयम वापस पा लिया तथा अपने हैंडबैग से फोन निकाल लिया। यह एक अपरिचित नंबर से आया टेक्स्ट संदेश था जिसमें एक यूआरएल था। यानजू ने भौहें चढ़ाई, उसे संदेह हुआ कि यह कोई वायरस है। जैसे ही वह फोन बंद करने वाली थी, एक और टेक्स्ट संदेश सामने आ गया। प्यार चूहा। यानजू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सहज ही उसने यूआरएल पर क्लिक कर दिया। तुरंत ही उसके फोन स्क्रीन पर निगरानी फुटेज चलने लगी। वीडियो में यानजू ने शांतिपूर्वक देखा कि एक जोड़ा एक के बाद एक होटल में जा रहा है। उनके विवेकपूर्ण प्रयास के बावजूद उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये जू लैंग और जी शियाओ थे। यह उस होटल का निगरानी फुटेज था जहां वे अक्सर प्रेम प्रसंग के लिए जाते थे। आवृत्ति लगभग हर 2 सप्ताह में एक बार। यानजू ने अपने होठों को कसकर भींच लिया, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं, उसका सुंदर चेहरा दबी हुई भावनाओं के कारण पीला और तनावग्रस्त हो गया। जल्द ही फुटेज में एक व्यक्ति को कोकून की तरह लिपटा हुआ होटल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। वह आदमी लंबा था और पूरी तरह से ढका हुआ था, उसकी आकृति पूरी तरह से छिपी हुई थी। इसके बाद फुटेज होटल के शीर्ष तल पर लगे निगरानी कैमरे के गलियारे में पहुंच गया।
वह आदमी दरवाजे के पास गया, चाबी वाला कार्ड निकाला और कमरे में प्रवेश किया। यानजू की भौहें गहरी हो गईं। उसने फुटेज को 3 बार दोहराया और अंततः उसके दिमाग में एक अकल्पनीय विचार आकार लेने लगा। खड़खड़ाहट, उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। यानजू ने अपना मुंह ढक लिया, उसके आंसू अनियंत्रित रूप से गिरने लगे। सहायक ने चिंता से पूछा, मैडम, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको अस्वस्थ महसूस हो रहा है? मैडम ने अपने फोन पर ऐसा क्या देखा होगा कि उनकी भावनाएं इतनी अधिक भड़क उठीं? कार भूमिगत पार्किंग में दाखिल हुई और एक क्षण के लिए अंदर अंधेरा छा गया। यानजू ने अपने दिल को जकड़ लिया, दर्द के कारण उसके लिए सांस लेना लगभग असंभव हो गया। अतीत की सारी शीतलता और क्रूरता, जिसे कभी महत्वहीन माना जाता था, अब अकाट्य साक्ष्य बन गई थी, जो उसके सीने पर भारी बोझ बन गई थी, उसका दम घोंट रही थी। शादी के इतने सालों में मैंने कभी भी आपके साथ गलत नहीं किया, फिर भी आपने मुझे इस हद तक धोखा दिया है। जू लांग, तुम एक जानवर के अलावा कुछ नहीं हो। मैडम, सहायक ने घबराकर उसकी ओर दौड़ते हुए कहा। यानजू रो भी रही थी और हंस भी रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, जो पीड़ा और पागलपन का चित्रण था। मैडम, कृपया मुझे डराए नहीं। आखिर क्या हुआ? यानजू धीरे से सीधी बैठ गई और ध्यान से अपने आंसू पोंछने लगी। उसकी रक्तरंजित आंखों की गहराई से कटु द्वेष की एक झलक उभर रही थी। उसने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया। कार को घुमाओ। सहायक हक्का बक्का रह गया। तुम अब चीफ जो से नहीं मिल रहे हो। यान परिवार के नेटवर्क के जरिए इस मुलाकात का इंतजाम करने में काफी मेहनत लगी थी। मैडम ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? यानजू ने उसे ठंडी नजर से देखा। सहायक ने अधिक कुछ कहने का साहस नहीं किया और ड्राइवर को वापस मुड़ने का निर्देश दिया। उसने सावधानी से पूछा, मैडम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? यानजू के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई जब उसने अपने कंधों पर शॉल को ठीक किया। जी परिवार, अल्पविराम। हाल के दिनों में जी शियाओ खुद को बहुत थका मांदा महसूस कर रही थी। बदकिस्मती से उसके पास जरूरी संपर्कों की कमी थी और दुनिया ऐसे अवसरवादियों से भरी पड़ी थी जो किसी को भी नीचे गिराने के लिए आतुर रहते थे। ज्यादा से ज्यादा जो उदासीन थे वे पहले से ही उस पर एहसान कर रहे थे। हालांकि वह इसे स्वीकार करने से कतरा रही थी, लेकिन इस समय केवल यान परिवार ही स्थिति को बदल सकता था। लेकिन वह महिला, जी शियाओ चिढ़कर लिविंग रूम में चली गई। बहन शियाओ, चाय पी लो। एक कोमल आवाज जो बसंत की हवा की तरह थी ने उसकी निराशा को पल भर में दूर कर दिया। जी शियाओ ने ऊपर देखा। क्या ये तुम हो? लू युनकी ने शालीनता से जवाब दिया। दादी जी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए रुकी थी। जब से जी बेचुन की घटना की खबर उसके कानों तक पहुंची, तब से बूढ़ी महिला बीमार पड़ गई थी। लू युनकी जी परिवार के घर पर रहकर उसकी देखभाल कर रहा था। जी शियाओ को उसके बारे में अपेक्षाकृत अच्छी राय थी और उसने सिर हिलाया। आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया। दादी जी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अभी मैं ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन उनकी देखभाल करने से कम आपकी कुछ चिंताएं कम हो सकती हैं। जी शियाओ ने उसकी चतुराई की सराहना की। अगर भविष्य में तुम्हें कोई मुश्किल आए तो बेझिझक मुझसे मिल लेना, या फिर अगर तुम मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहो तो मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। लू युनकी मुस्कुराया। शुक्रिया बहन शियाओ, लेकिन ये काम मुझे करना ही होगा। तभी जी शियाओ को लियांग रूफान का फोन आया और अचानक उसके सीने में अकथनीय क्रोध का विस्फोट हुआ। क्या आप पिछले 2 दिनों से बेकार बैठे हैं? क्या आपको चाहिए कि मैं आपके लिए और फिल्मी भूमिकाएं ढूंढूं? लू युनकी ने थोड़ा आंखें सिकुड़ी और स्वर से अनुमान लगाया कि कॉल करने वाला अवश्य ही लियांग रूफान होगा। मनोरंजन जगत में यह एक खुला रहस्य था, जिसके बारे में उसने अपने खाली समय में ऑनलाइन मंचों पर गपशप होते हुए देखा था। माफ करना याओ याओ, मैंने तुम्हें परेशान किया। जब तक तुम्हें पता है। जी शियाओ हताशा से अभिभूत उसके लिए कोई भी दयालु शब्द नहीं जुटा सकी। मैं मिस्टर जी और प्रेसिडेंट जू के बारे में पूछना चाहता था। वे कैसे हैं? क्या वे ठीक होंगे? उस आदमी की कोमल आवाज में चिंता की स्पष्ट झलक थी। जी शियाओ ने चिढ़कर जवाब दिया, बेशक वे ठीक होंगे। मुझे तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम कब से उनकी इतनी परवाह करने लगे हो। याओ याओ, वे आपके परिवार हैं, मैं उनकी परवाह कैसे न करूं? मिसेस जू यहाँ हैं। बटले की आवाज दूर से गूंजी। उसके बाद एक सुंदर आकृति ऊंची एड़ी के जूते पर तेजी से आती हुई दिखाई दी। जी शियाओ ने भौहें चढ़ाई। वह समय पर फोन नहीं रख सकी, इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ बल लगने से वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। लू युनकी ने अचानक हौंकते हुए सहजता से उसे पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया, जिससे वह बेवजह गिरने से बच गई। फोन उसके हाथ से छूटकर थोड़ी दूर फर्श पर जा गिरा। जी शियाओ स्तब्ध थी, उसका दिमाग घूम रहा था। जब वह अचानक बाहर आई तो उसकी आंखें विष से भर गईं और उसने अपने सामने खड़ी हुक्म चलाने वाली कुलीन महिला को घूरा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? यानजू ने अपना हाथ हिलाया। उसकी ऊंचाई ने उसे फायदा पहुंचाया क्योंकि उसने अपनी ठोड़ी को तिरस्कारपूर्वक झुकाकर नीचे देखा। उसके द्वारा कहे गए शब्द तीखे व्यंग्य से भरे थे। इतने वर्षों से मैंने जो शिकायतें सहन की हैं, क्या आपको लगता है कि एक थप्पड़ काफी है? पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई हमलों ने जी शियाओ को चोट पहुंचाई है। अगर अमोस उसके लिए वर्जित था तो उसे इस औरत से क्यों डरना चाहिए? सच तो यह है कि जी शियाओ लंबे समय से यानजू से नाराज थी और उसे केवल एक ऐसी महिला के रूप में खारिज करती थी जो उसके स्तर पर पैदा होने के कारण भाग्यशाली थी और जिसने श्रीमती जू की उपाधि पर एकाधिकार कर लिया था। वह तुमसे प्यार भी नहीं करता। उस जगह पर कब्जा करना बंद करो जिसके तुम लायक नहीं हो। जी शियाओ ने गुस्से से थूका। लू युनकी चुपचाप पीछे हट गया और उसकी उपस्थिति को कम करने का प्रयास करने लगा। उस क्षण उसे धनी अभिजात वर्ग के घोटाले को अनजाने में उजागर करने में कोई रोमांच नहीं मिला, केवल चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। उसे यहाँ आने का अफसोस भी हुआ। यानजू मुस्कुराई। उसकी नजर में तिरस्कार और दया का मिश्रण था।
शी अगर वह मुझसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है? ये सचमुच हास्यास्पद है। ये सुनकर जी शियाओ ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसे उसकी पूंछ पर कोई पैर रख दिया गया हो। उसका क्रोध तुरंत भड़क उठा। वह मुझसे प्यार करता है? बेशक वह मुझसे प्यार करता है। उसने तुम्हें तलाक देने और फिर मुझसे शादी करने का वादा किया है। तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हो सकते, वह तुम्हें क्यों चाहेगा? जी शियाओ उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। जैसे ही यानजू ने उसकी ओर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने पूर्व स्वरूप को दर्पण में देख रही हो। बोलने के लिए मुंह खोलते ही उसने अंततः एक आह भरी। उसे अपने बुने सपनों में ही डूबा रहने दो। जब वो जागेगी तभी उसे इस दुनिया की सबसे क्रूर सजा का सामना करना पड़ेगा। अब ये पर्याप्त नहीं था। मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं उसे नहीं बचाऊंगी। उसे सलाखों के पीछे से तुमसे शादी करने दो। ऐसा कहकर वह तेजी से अपनी एड़ियों पर मुड़ी और पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। नहीं, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जी शियाओ ने सहज रूप से उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन यानजू का सिलहुट पहले ही गायब हो चुका था। कोने में फोन जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था तथा उस पर अभी भी कॉल चल रही थी। उसी क्षण कॉल चुपचाप कट गई। अध्याय 26:025 हेलेन ली। इस मामले के दूरगामी परिणाम थे, फिर भी जांच सुचारू रूप से आगे बढ़ी। जियांग चेन्यान ने साक्ष्य की समीक्षा की। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से नहीं चल रहा था? कल श्रीमती जू ने अपने वकील के माध्यम से जू लैंग को तलाक का समझौता सौंप दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि शू लैंग को उसकी पत्नी के परिवार ने पूरी तरह त्याग दिया था। स्प्रिंग सिटी में यान परिवार के संबंधों के कारण जू लैंग की रक्षा करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। ये दंपति हमेशा से स्प्रिंग सिटी के लिए ईर्ष्या का विषय रहा था, लेकिन अब उन्होंने एक पुरानी कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया है। जब विपत्ति आती है तो पति पत्नी भी अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। क्या श्रीमती जू केवल अपने आप को बचा रही थी या कोई छिपा हुआ एजेंडा था? सबूतों की श्रृंखला बेदाग थी। एक बार जब यह अभियोजक के कार्यालय को सौंप दिया गया और जब तक यान परिवार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक सार्वजनिक अभियोजन तेजी से आगे बढ़ सकता था। जी बेचुन और जू लैंग को उनके कुकर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी जियांग चेन्यान जितना अधिक इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह बेचैन होता जाता। उन्होंने मामले की जांच के प्रत्येक विवरण का सावधानीपूर्वक पुनरावलोकन किया। उन्होंने 13 जुलाई के मामले की सामग्री पर नजर डाली। उस दिन शू लैंग के लंच में एक जानलेवा जहर पाया गया था, जिसकी वजह से जांच शुरू हुई। पता चला कि किसी रहस्यमय व्यक्ति ने फोन पर फूड डिलीवरी स्टाफ को रिश्वत दी थी। आगे की जांच से सबूत जी बेचुन की ओर इशारा कर रहे थे। निवेश जगत में उभरते सितारे के रूप में प्रशंसित शू लैंग, जिनकी पद्धतियां और क्षमताएं अद्वितीय हैं, ने हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ के दौरान असाधारण मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्रदर्शित किया। लेकिन जब उन्होंने जहर दिए जाने की घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा तो ये स्पष्ट हो गया कि उनकी मानसिक सुरक्षा में दरार आ गई है। जियांग चेन्यान के न्यूनतम मार्गदर्शन के साथ जू लैंग जाल में फंस गया। फिर भी उन्होंने सतर्कता बनाए रखी। उनके बयान सीधे जी बेचुन पर केंद्रित थे, जबकि उन्होंने चतुराई से खुद को अलग और साफ सुथरा बनाए रखा। उन्होंने पूरे समय अद्भुत धैर्य दिखाया। जियांग चेन्यान ने मन ही मन सोचा, वह यान परिवार की कार्रवाई का इंतजार कर रहा होगा। कल तक जब यानजू ने एक वकील के माध्यम से तलाक का समझौता भेजा तो जू लैंग के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से टूट गई। साक्ष्य की श्रृंखला में अंतिम कड़ी सहजता से स्थापित हो गई। और जहां तक जी बेचुन जैसे व्यक्ति की बात है, जियांग चेन्यान ने उसके जैसे बहुत से लोगों का सामना किया था। स्वर्ग की ऊंचाइयों से नर्क की गहराइयों में गिरना शी जैसे घमंडी और अहंकारी व्यक्ति के लिए उस स्वाद को तुरंत स्वीकार करना असंभव होगा। जियांग को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी ने खुद ही सब कुछ उजागर कर दिया। इस बीच जी बेचुन से पूछताछ के दौरान एक और महत्वपूर्ण सुराग सामने आया। शू लैंग के खिलाफ जहर के मामले में जी बेचुन ने एक काले संगठन का इस्तेमाल किया था। जेड के कबूलनामे के अनुसार उसे उस समूह की पहचान या मूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यही वे लोग थे जिन्होंने उससे सक्रिय रूप से संपर्क किया था। यहाँ तक कि फैंग ची को निशाना बनाने की योजना और फैंग समूह की संपत्ति हड़पने की योजना भी इसी व्यक्ति ने रची थी। हालांकि जब जियांग चेन्यान ने इस अंधेरे संगठन की जांच की तो उसने पाया कि वे पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए थे और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था। या तो किसी ने सावधानीपूर्वक निशान मिटा दिए थे या जी बेचुन झूठ बोल रहा था। हालांकि इस समय जी बेचुन के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह था कि यह काला संगठन उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय था। और इस सब के पीछे छिपा मास्टरमाइंड कौन है? दरअसल जियांग चेन्यान के विश्लेषण के अनुसार इन ताकतों से परे एक रहस्यमय चालाक व्यक्ति छिपा हुआ है। ये वही छिपा हुआ हाथ था जो अराजकता फैला रहा था तथा अपने जटिल खेल में जू लैंग और जी बेचुन को मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह शतरंज की बिसात पर किसी मास्टर की तरह था, जिसके सामने शू लैंग और जी बेचुन बस मोहरे बनकर रह गए थे। और शायद वह भी बस एक मोहरा था। लेकिन जियांग चेन्यान ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता था। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई का फैसला कानून करता है। फिर भी वह अच्छी तरह से जानता था इस दुनिया में अनगिनत अंधेरे गड्ढे हैं, कानून के प्रकाश से अछूते कोने हैं। असाधारण घटनाओं के लिए असाधारण उपाय आवश्यक होते हैं। जो लोग अपने आप को अच्छी तरह से छिपाते हैं, अंततः वे अपनी कमियां उजागर कर देते हैं। चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी दिन इसका निर्णय स्वर्गीय दाव द्वारा किया जाएगा। अब उसकी आंखों के सामने का कोहरा छट गया और केवल सबूतों की एक त्रुटिहीन और सूक्ष्म श्रृंखला ही शेष रह गई। अल्पविराम 3 दिन बाद मामले की सभी फाइल सामग्री और पीड़ित फैंग युआन के सिविल मुकदमे के दस्तावेज औपचारिक रूप से अभियोजन पक्ष को सौंप दिए गए। रात भर बिना आराम किए काम करने के बाद जियांग चेन्यान ने थकान दूर करने के लिए एक कप कॉफी पी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे लगभग राष्ट्रीय खजाने जैसे लग रहे थे।
एक बार जब पूरक जांच के लिए सामग्री प्रस्तुत कर दी गई तो जियांग चेन्यान ने अंततः राहत की सांस ली। जैसे ही वह एक क्षण के लिए आराम करने वाला था, एक जरूरी फोन की घंटी ने उस पल को बिगाड़ दिया। अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए जियांग ने अपना फोन टटोला और उसे अपने कान पर लगा लिया। क्या आप कुछ भूल गए? रिसीवर से एक आदमी की चुंबकीय धीमी आवाज आई। जियांग चेन्यान ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली और सीधा बैठ गया। वास्तव में आपको एक जासूस से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कुर्सी पर रखी अपनी जैकेट को उठाया और अपने अधीनस्थों को इशारा करते हुए तेजी से चले गए। स्प्रिंग सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक लंबा और दुबला आदमी एक चांदी के कैरी ऑन सूटकेस को धकेलते हुए टर्मिनल से बाहर निकला। भीड़ के बीच उनका प्रभावशाली कद काठी साफ दिखाई दे रही थी। काले रंग की लंबी शर्ट और पैंट पहने उनके अनौपचारिक पहनावे में एक अलग ही स्टाइल झलक रहा था, जिससे आसपास खड़ी महिलाएं बार बार उनकी प्रशंसा भरी निगाहों को अपनी ओर खींच रही थीं। उस आदमी ने अचानक अपना सिर एक औरत की तरफ घुमाया जो चुपके से अपने फोन से उसकी तस्वीरें ले रही थी। वह वहीं जम गई। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह आदमी लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। मैडम, दूसरों की गुप्त तस्वीरें लेना निजता का हनन है। संबंधित नियमों के अनुसार ऐसा करने वालों को 5 से 10 दिन की हिरासत और प्रशासनिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप वाकई तस्वीरें लेना जारी रखना चाहती हैं? उनका स्वर तीव्र किंतु संयमित था तथा उनके शब्द अत्यंत दमघोटू थे। महिला को उस आदमी के आकर्षक चेहरे की सराहना करने का मौका भी नहीं मिला। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए उस आदमी ने चेतावनी देते हुए अपनी आवाज तेज कर दी, अगर तुम तस्वीरें हटा दोगे तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। महिला को वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपने द्वारा खींची गई तस्वीरों को डिलीट कर दिया। उसकी उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। हाल ही में हटाया गया और क्लाउड सिंक। वह परेशान दिख रही थी। वे सब चले गए हैं, मैंने क्लाउड सिंक चालू नहीं किया है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। महिला ने अपना पर्स पकड़ा और घबराकर भाग गई। रुको, आदमी ने अचानक पुकारा। वह महिला अनिच्छा से पीछे मुड़ी। ऐसा करते समय वह कांप रही थी। उसने देखा कि उस आदमी ने अपने ब्रीफकेस से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे एक कार्ड थमा दिया। यदि आपको कभी कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। बिजनेस कार्ड पर लिखा था स्प्रिंग रिवर लॉ फर्म, वरिष्ठ वकील हिलेन यी। इसके नीचे फर्म का पता, संपर्क नंबर और ईमेल था। तो वह एक वकील था। महिला और भी अधिक भयभीत हो गई। उसने धन्यवाद कहकर जल्दी से कार्ड उठाया और भाग गई। हिलेन यी ने जीभ चटकाते हुए उस क्षेत्र पर नजर दौड़ाई। बूढ़े जियांग, तुम सचमुच मुझे भूल गए। अल्पविराम। किसी पुराने परिचित से दोबारा मिलने पर सबसे पहले गर्मजोशी से गले मिलना होता था। मुझे माफ कर दो, हाल ही में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। आज रात मेरी जिम्मेदारी है। स्प्रिंग सिटी में जो चाहो करो। अच्छा लग रहा है तुमसे पैसे ऐंठने का दुर्लभ मौका। मैंने सुना है कि हुईचांग बिल्डिंग में पीली शराब और केकड़े के व्यंजन बहुत अच्छे होते हैं। चलो चलें। जियांग चेन्यान ने थोड़ा सा मुंह बनाया, खर्च की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि हुईचांग बिल्डिंग में पहले से आरक्षण कराना पड़ता है। हिलेन यी ने अपना फोन हिलाया। मैंने बहुत पहले ही बुकिंग करा ली थी। जियांग चेन्यान उन्हें हुईचांग बिल्डिंग तक ले गए। रास्ते में दोनों ने हाल ही में देश भर में हुई सनसनी फैंग हत्या मामले पर चर्चा की। हिलेन यी ने कार की आधी नीचे की खिड़की पर अपनी उंगलियां थपथपाई और गर्मी का एहसास अंदर आने दिया, जिससे उन्होंने एक सटीक निष्कर्ष निकाला। सिकाडा मेंटिस के पीछे भाग रहा है, पीछे पीले पक्षी से अनजान। तसक स्प्रिंग सिटी का पानी मेरी अपेक्षा से अधिक गहरा है। अध्याय 27:026 अप्रत्याशित मुठभेड़। डर गए। जियांग चेन्यान ने उसकी ओर देखा। क्या मजाक कर रहे हो? इस बार स्प्रिंग सिटी की मेरी यात्रा व्यापार बढ़ाने के लिए है। पानी जितना गहरा होगा, मछली पकड़ने का काम उतना ही अच्छा होगा। आप एक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को सचमुच गंभीरता से लेते हैं। अकेले आगे बढ़ना और स्प्रिंग सिटी में एक शाखा खोलने का साहस करना, आपको शुभकामनाएं। जियांग चेन्यान ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार एक घुमावदार पहाड़ी सड़क पर चली गई। स्प्रिंग सिटी में प्रसिद्ध हुईचांग बिल्डिंग पहाड़ के आधे रास्ते पर थी। हिलेन यी ने भौहें चढ़ाईं। प्रसिद्ध कैप्टन जियांग के यहाँ होने से मुझे स्प्रिंग सिटी में घूमने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना? कैप्टन जियांग, मैं भविष्य में आप पर भरोसा रखूंगा। बचपन में एक साथ अलग अलग पैंट पहनकर बड़े होने के कारण वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। कोई बात नहीं। जियांग चेन्यान ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। एक नीली सुपरकार उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। बर्फीला नीला रंग आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, जो सूर्य के प्रकाश में एक चमकदार और असाधारण चमक बिखेर रहा था। हिलेन यी ने जीभ चटकाए। मॉन्स्टर एस 7 पिछले साल फेलियन ग्रुप द्वारा लॉन्च की गई एक सुपरकार सीरीज, जो सिर्फ 0.25 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। बेशक ये दुनिया की कारों का बादशाह है, लेकिन अफसोस की बात है दुनिया भर में सिर्फ 5 ही हैं। सोच रहा हूँ इसका खुशकिस्मत मालिक कौन है। कानून में पारंगत होने के अलावा हिलेन यी कार के भी शौकीन थे। जियांग चेन्यान ने अपनी आंखें सिकुड़ी, गैस पैडल दबाया और कार पहाड़ी सड़क पर तीर की तरह आगे बढ़ गई। हिलेन यी के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी। आगे मोड़ आ रहा है, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। जियांग चेन्यान शांत और संयमित बने रहे तथा उन्होंने मोड़ पर बढ़त लेने के लिए एकदम सही ड्रिफ्ट का प्रदर्शन किया। नीली सुपरकार एक कदम पीछे थी, लगातार हॉर्न बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। जियांग चेन्यान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और वे सड़क के बीचों बीच स्थिर हो गए, जिससे प्रतिद्वंद्वी को आगे निकलने का कोई मौका नहीं मिला। हिलेन यी ने अंगूठा दिखाया। बूढ़े जियांग प्रभावशाली। लगातार हॉर्न बजने से सुपरकार के मालिक की हताशा और अनिच्छा उजागर हुई। जियांग चेन्यान ने अपना बायां हाथ कार की आधी झुकी हुई खिड़की पर टिका दिया।
ठंडी पहाड़ी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जबकि उसकी ठंडी भौहों का अहंकार थोड़ा नरम पड़ गया था, जिससे वह एक सुकून भरे भाव में था। पहाड़ी सड़क पर आगे निकलने की कोशिश करते हुए, क्या आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? हा, और जियांग, तुम्हारा ये रूप मुझे किशोरावस्था की याद दिलाता है। वो जवानी के जोश के दिन थे। हेलियन ये अपनी किशोरावस्था में विद्रोही स्वभाव का था और उसने गुप्त रूप से एक रेसिंग टीम बना ली थी। वहीं युवा जियांग चेन्यान कठोर और सख्त स्वभाव का था और अपनी उम्र के बावजूद एक बूढ़े विद्वान की तरह रहता था। हेलियन जी ने जियांग चेन्यान और क्यू लिनफेंग को टीम में शामिल कर लिया था, लेकिन एक रात दौड़ के दौरान वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके परिवारों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली और उन्हें 10 दिनों से ज्यादा समय तक थाने में बैठाए रखा। अपने शर्मनाक इतिहास का जिक्र करते हुए जियांग चेन्यान का चेहरा अचानक काला पड़ गया। अगर तुमने यह बात फिर से कही तो मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। हेलियन जी ने हाथ हिलाया। ठीक है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं महान कैप्टन जियांग की बेदाग प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहता। धिक्कार है, कौन मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? नीली सुपरकार के अंदर फेंग युआंग ने स्टीयरिंग व्हील को गुस्से से मारा, जबकि तेज हॉर्न बजना जारी था। यात्री सीट पर बैठे शेन युआंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चुप रहो। तभी फेंग युआंग को एहसास हुआ कि यात्री सीट पर कोई और भी है, जो अनिच्छा से बुदबुदा रहा था। बॉस, उसने मेरी कार रोक दी। क्या आप पुनर्जन्म की जल्दी में हैं? ठीक से गाड़ी चलाए। डांट खाने के बाद फेंग युआंग अंततः शांत हो गया, लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह इतनी आसानी से हार मान लेंगे? कतई नहीं। दोनों गाड़ियां एक के बाद एक पार्किंग में आकर रुकीं। जैसे ही गाड़ियां रुकी, फेंग युआंग बाहर कूद पड़ा और सामने वाली रेंज रोवर की तरफ तेजी से बढ़ा। शेन युआंग ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। उसे फेंग युआंग के साथ बाहर नहीं आना चाहिए था। एक उपद्रवी बदमाश। तुम बच्चे। उस आदमी को ड्राइवर की सीट से उतरते देख फेंग युआंग ने अपने सारे शब्द निगल लिए। कैप्टन जियांग। फेंग युआंग बोलते समय हकलाने और कांपने लगा। उसने सोचा कि काश वह खुद को थप्पड़ मार पाता। जियांग चेन्यान की नजर उस पर से गुजरते हुए उसके पीछे की पतली काली आकृति पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जियांग चेन्यान के पीछे कार से बाहर निकलते हुए हेलियन जी ने फेंग युआंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी कार बहुत अच्छी है। फेंग युआंग ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। देखो कैप्टन जियांग, ये तो मंदिर में बाढ़ लाने वाली एक उफनती नदी का मामला है। अगर मुझमें 10 गुना हिम्मत भी होती तो भी मैं आपकी कार को ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं कर पाता। माफी चाहता हूँ। मैं आज रात आपको खाने पर आमंत्रित करता हूँ। जियांग चेन्यान की नजरें धीरे से फेंग युआंग के युवा चेहरे पर पड़ीं। तो फिर मैं इस पर आपसे बात करूंगा। फेंग युआंग ने जल्दी से हाथ हिलाया। बिल्कुल भी परेशानी नहीं। तुम्हारे बिना मेरे पिताजी का मामला इतनी जल्दी नहीं सुलझ पाता। मैं कब से तुम्हें शुक्रिया अदा करने का मौका ढूंढ रहा था। आज तुम्हें मुझे यह मौका देना ही होगा। हेलियन जी ने अपनी बाहें उठाई तो यह मूर्ख फेंग युआंग था, लेकिन बूढ़े जियांग के स्वभाव को समझते हुए वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो खाने का निमंत्रण यूं ही स्वीकार कर लेते। यहाँ कुछ तो असामान्य होना ही था। उसकी नजर धीरे धीरे ऊपर आती काली परछाई पर पड़ी। एक दुबली पतली आकृति, पूरी तरह काले कपड़े पहने, बेसबॉल टोपी नीचे खींची हुई। टोपी के किनारे के नीचे एक नाजुक ठुड्डी की झलक दिखाई दे रही थी। एक अस्पष्ट रूप जिसे पहली नजर में पुरुष या महिला कहना मुश्किल था। यद्यपि हेलियन जी ने अपने वकील के पेशे में अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन यह शायद पहली बार था जब वह किसी को पढ़ नहीं पा रहे थे। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ वह व्यक्ति निकट आया, जो धुंधली आभा में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। कोहरे के बीच से देखा गया फूल रहस्यमय और अथाह। हेलियन जी ने थोड़ा आंखें सिकुड़ी। इस दुनिया में 3 चीजें छुपी नहीं जा सकती, खांसी, गरीबी और प्यार। कुछ लोग चमकने के लिए पैदा होते हैं, यहाँ तक कि जब वे अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं तब भी उनका असाधारण आभामंडल उन्हें सबसे अलग बनाता है। बेशक ध्यान देने के लिए पैनी नजर होनी चाहिए। ये कौन हो सकता है? जियांग चेन्यान की आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। ओह, वह मेरा अंगरक्षक है, फेंग युआंग ने सहजता से समझाया। उन्होंने दानहुआन के निर्देश को याद किया। बाहरी लोगों के सामने वह हमेशा सिर्फ एक अंगरक्षक होंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। जियांग चेन्यान ने सिर हिलाया, अपनी नजरें हटा ली और शांत भाव से अंदर चला गया। हेलियन जी एक कदम पीछे रह गई। शेन युआंग के दाईं ओर चलते हुए मुस्कुराते हुए बोली, इस बच्चे का अंगरक्षक होना कठिन होगा। बहुत बुरा नहीं है, शेन युआंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यहाँ जियांग चेन्यान से मिलना थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति केवल परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढाल सकता है। निजी कमरे में बैठकर उन्होंने खास पीले वाइन केकड़े के साथ मांस और सब्जियों का मिश्रण मंगवाया। फेंग युआंग ने वेटर का चायदानी उठाया और खुद जियांग चेन्यान के लिए एक कप चाय बनाई। कैप्टन जियांग, आप मेरे जीवन रक्षक उपकारक हैं। अगर आपको कभी मुझसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं कुछ भी करूंगा। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर फेंग। यह मेरा कर्तव्य है, मैं किसी और के लिए भी यही करता। जियांग चेन्यान का जवाब बेबाक था। जियांग चेन्यान ने जो भी सोचा हो, फेंग युआंग एक ऐसा व्यक्ति था जो दयालुता और द्वेष दोनों का बदला चुकाता था, और वह भविष्य में इस एहसान का बदला चुकाना सुनिश्चित करेगा। ये जानकर कि हेलियन जी एक वकील है और स्प्रिंग सिटी में अपनी फर्म खोलने आई है, फेंग युआंग बहुत खुश हुआ। हेलियन वकील, ये तो कमाल की बात है। मैं अपनी कंपनी के सारे कानूनी मामले तुम्हें सौंप दूंगा। अब से मैं बेफिक्र रहूंगा। स्प्रिंग सिटी पहुंचकर हेलियन जी ने बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर हालात परखने का इरादा बनाया। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। ये फेंग युआंग निश्चित रूप से चीजों के बारे में सब कुछ जानता था। यद्यपि यह स्पष्ट था कि वह ये प्रस्ताव जियांग चेन्यान को खुश करने के लिए दे रहे थे। शेन युआंग को अचानक लगा कि हेलियन जी का नाम परिचित लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे कहीं सुना हो। उसने अपना फोन निकाला और झाओ हेंग को एक संदेश भेजा।
जवाब तुरंत आया, बॉस मैंने पहले भी इस बारे में बताया है। मेरे पास लॉ और पॉलिटिक्स अकादमी से एक सीनियर है जो जिंगजोऊ की सबसे बड़ी लॉ फर्म में पार्टनर हैं। वे कानून की दुनिया के सबसे युवा, सबसे कुशल और अजेय गोल्ड मेडल वकील हैं। ये जानते हुए कि वे स्प्रिंग सिटी शाखा की देखरेख के लिए आ रहे हैं, मैंने पहले ही उनकी फर्म को हमारी कंपनी के कानूनी मामलों को संभालने के लिए नियुक्त कर लिया था। वे एक अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हमें छोटी कंपनी होने के कारण नहीं निकाला। मैं स्प्रिंग सिटी पहुंचने पर उन्हें औपचारिक रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा था। बॉस, आपने अचानक मेरे सीनियर के बारे में क्यों पूछा? क्या आप उन्हें जानते हैं? शेन युआन ने ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं की थी। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने अप्रत्याशित रूप से गहन जांच वाली निगाह से मेरी आंखें मिला लीं। अध्याय 28:027 अंधेरे जंगल फूलों से जगमगा उठे। शेन युआन ने लापरवाही से अपनी नजरें नीची कर लीं और आराम से चाय की चुस्की लेने लगी। उन्होंने सहजता से एक संयमित, मौन अंगरक्षक की छवि को पूर्णता के साथ चित्रित किया। हालांकि उसके सामने की दो जोड़ी आंखें बार बार उस पर टिकी रहती थीं और सूक्ष्मता से उसे जांचती रहती थीं। उनमें से एक प्रसिद्ध जासूस था जो चतुर और समझदार था। दूसरा एक स्वर्ण पदक विजेता वकील, वाकपटु और सतर्क। औसत व्यक्ति के लिए यह स्थिति असहनीय रूप से परेशान करने वाली होगी। शेन युआन ने महसूस किया कि उसकी अत्यधिक संयमशीलता दोनों में संदेह पैदा करने लगी थी, लेकिन वह उदासीन रही। वह अपनी मर्जी से खाती पीती थी, शक करना उनका काम था। अगर हिम्मत हो तो वे उसके राज जानने की कोशिश करें। दरवाजे पर दस्तक के बाद चीपाउस पहने 4 वेटर आए, जो खाने की गाड़ियां मेज तक ले आए और प्रत्येक व्यक्ति को हुआंग जियू के साथ केकड़े की एक डिश परोस दी। सर्वोत्तम खाना पकाने की विधि का उपयोग करके तैयार किए गए ताजे उबले हुए केकड़े से केकड़े की सुगंधित ताजगी और मिठास अधिकतम हो जाती है तथा मांस और अंडे जैड की तरह चिकने हो जाते हैं। हुआंग जियू को छोटे कपों में डालने से पहले बर्फ की बाल्टी में ठंडा किया गया था। इसका रंग बिल्कुल अंबर जैसा साफ था तथा इसकी खुशबू मादक थी। ठंडे हुआंग जियू के एक घूंट के साथ नाजुक केकड़े के मांस का एक कौर खाने से स्वादों का ऐसा अद्भुत संगम होता है जो अद्वितीय उल्लास का एहसास कराता है, जीवन का एक सच्चा आनंद। यहाँ तक कि हेलियन यी, जो आमतौर पर भोजन के मामले में बहुत ज्यादा चूजी थी, भी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि स्प्रिंग सिटी का केकड़ा हुआंग जियू के साथ अद्वितीय है। मुझे अफसोस है कि मैं इससे पहले नहीं मिला। जैसा कि कहावत है, जब पतझड़ की हवा चलती है तो केकड़े के पैर मोटे हो जाते हैं। मध्य शरद ऋतु उत्सव के आसपास का समय ही ताजे केकड़े का सबसे अच्छा स्वाद होता है। हुईचांग बिल्डिंग उस समय अपना खास क्रैब किंग व्यंजन पेश करेगी और उसका स्वाद अविस्मरणीय होगा। अगली बार मैं मेजबानी करूंगा, मेरा निमंत्रण अस्वीकार मत करना, फेंग युआन उत्साह से बोला। हेलियन जी ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी निगाह अनजाने में ही उस खामोश काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर चली गई। उसकी हरकतें धीमी लेकिन तरल रूप से सुंदर थीं, जिससे प्रशंसा उत्पन्न हुई। कोई इतना आसानी से केकड़ा कैसे खा सकता है? हेलियन जी ने अपने मन में उपयुक्त विशेषण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह किसी एक पर टिक नहीं सकी। 6 आश्चर्यजनक कारण कि क्यों पुरुषों को सुडौल महिलाएं पसंद आती हैं। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि चुनने के लिए बाध्य किया जाए तो शायद सुंदर शब्द ही पर्याप्त होगा। केकड़ा खाने वाले अधिकांश लोग अनाड़ी होते हैं, उनमें परिष्कार की कमी होती है, लेकिन वह संतुलित, कुशल और बेहद खूबसूरत थी। हुआंगजू की एक चुस्की के साथ उसमें एक बेफिक्र आकर्षण झलकता था जो काव्यात्मक उल्लास जैसा था। हेलियन जी ने सोचा कि अगर वह मुकबैंग चैनल शुरू कर दे तो वह निश्चित रूप से तुरंत स्टार बन जाएगी। यह महसूस करते हुए कि शेन युआन की ओर उसका ध्यान अत्यधिक था, हेलियन जी ने केकड़ा खाने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन उसे पता चला कि वह ठंडा हो गया था। चबाते हुए उसने सोचा कि इसकी बनावट में कुछ ताजगी और कोमलता खो गई है। ये कतई नहीं चलेगा। अल्पविराम। अलग होते समय फेंग युआन और हेलियन जी ने वीचैट संपर्कों का आदान प्रदान किया और अपनी अगली बैठक निर्धारित की। काले कपड़े पहने अंगरक्षक ने जम्हाई ली और आलस से स्पोर्ट्स कार की यात्री सीट पर बैठ गया। जब तक नीली सुपरकार नीली बिजली की तरह तेजी से दूर नहीं चली गई, तब तक हेलियन जी ने अपनी नजरें हटाईं और अपने बगल में खड़े जियांग चेन्यान की ओर नहीं देखा। आप असामान्य रूप से उस अंगरक्षक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ संदिग्ध है? जियांग चेन्यान ने सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ लीं। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये शब्द कहकर उसने कार स्टार्ट की और पहाड़ी सड़क पर चल पड़ी। तभी हेलियन जी का फोन बजा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। जियांग चेन्यान ने उसकी ओर देखा और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। खबर मिली। हेलियन जी ने शांतिपूर्वक जवाब देते हुए अपने फोन पर लिखा, मेरे एक जूनियर सहकर्मी ने हाल ही में एक मनोरंजन कंपनी खोली है और मेरी लॉ फर्म को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। जियांग चेन्यान ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाया। क्या एक स्टार वकील का किसी मनोरंजन कंपनी को कानूनी सेवाएं देना प्रतिभा की बर्बादी नहीं है? हेलियन जी ने ऊपर देखा तक नहीं। इस जूनियर ने एक बार मेरी मदद की थी, मैं स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमता के अनुसार उनका बदला चुकाता हूँ। जियांग चेन्यान ने व्यंग्य से भरी हुई उपहास भरी आवाज निकाली। अल्पविराम। बॉस, क्या आपको वकील हेलियन और कैप्टन जियांग पसंद नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कार से वापस आते समय फेंग युआन ने अंततः जोर से पूछने से पहले हिचकिचाहट दिखाए, क्या आपको लगता है कि उनके बारे में मेरी राय मायने रखती है? फेंग युआन ने सोचा, नहीं, सच में नहीं। उनके लिए मैं बस एक मामूली अंगरक्षक हूँ। अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने से मैं बहुत सी परेशानियों से बच जाता हूँ। ध्यान से गाड़ी चलाओ। ठीक है। फेंग युआन आज्ञाकारी ढंग से शांत हो गया। कुछ देर रुकने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और फिर पूछा, बॉस, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? क्या मैं तुम्हारा पिता हूँ या तुम्हारी माँ? फेंग युआन अवाक रह गए और लंबी चुप्पी के बाद हकलाते हुए बोले, मैं आपको गॉडफादर कह सकता हूँ। माफ कीजिए, मुझे बेटों के पालन पोषण में कोई दिलचस्पी नहीं है।
कुछ देर रुकने के बाद शेन युआन ने शांत भाव से कहा, मेरे जाने के बाद चोंग मिंग तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहीं रुकेगा। यह मत सोचो किसी परिवार के पतन का मतलब यह है कि तुम निश्चिंत हो सकते हो। तुम्हारी स्थिति खतरे से भरी हुई है, भविष्य में अपना ध्यान रखना। फेंग युआन ने निराशा की भावना महसूस करते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बॉस, अगर मुझे आपकी याद आए तो मुझे क्या करना चाहिए? शेन युआन ने एक गहरी सांस ली और अपने पतले होठों से एक शब्द निकाला, भाग जाओ। अल्पविराम। झाओ हेंग और उनके वरिष्ठ ने बैठक का कार्यक्रम अंतिम रूप दिया, जिससे झाओ हेंग खुशी से उछल पड़े। अपने साथ सबसे मजबूत कानूनी टीम के साथ अब वह मनोरंजन उद्योग पर हावी हो जाएंगे। वह बहुत दूरदर्शी था और उसे पूरा विश्वास था कि उसका बॉस उसकी प्रशंसा करेगा। आत्मसंतुष्टि से लबालब झाओ हेंग ने अपने सहायक से कॉफी की एक चुस्की ली और विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत नई परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसका फोन बज उठा। अपरिचित नंबर देखकर झाओ हेंग ने कॉल का जवाब दिया। रिसीवर से एक युवा महिला की आवाज सुनाई दी। क्या यह अन्य शोर एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष झाओ हैं? पब फ्यूचर विज्ञापन। आवाज कोमल थी, हवा के झोंके की तरह तीखी और ताजा, पर उसमें हल्की घबराहट और बेचैनी भी थी। झाओ हेंग ने व्यावसायिक लहजे में अपनी भौहें उठाईं। मैं अदर शोर एंटरटेनमेंट से झाओ हेंग बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? मेरा नाम क्यूई बाओतान है। लड़की की बात तेज लेकिन सटीक थी। नाम सुनकर झाओ हेंग अनजाने में सीधा बैठ गया। मिस क्यू, नमस्ते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए? क्यू बाओतान ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया और होंठ काटते हुए बोली, मैं। दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने उसकी झिझक और बेचैनी को महसूस किया। उसकी आवाज में आश्वासन की झलक थी। अभी आप कहाँ हैं? क्यूई बाओतान ने अपना सिर ऊपर उठाकर ऊपर लगे बड़े से बोर्ड को देखा। अन्य शोर मनोरंजन। अल्पविराम। 5 मिनट बाद झाओ हेंग ने एक युवा लड़की को अपने कार्यालय में आते देखा, जो आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। सौंदर्य जो युवाओं को मात देता है, आंखों के लिए एक सच्चा बोझ। उसके सामने खड़ी लड़की ने शालीन कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर अनिश्चितता थी, फिर भी उसमें एक अलंकृत पवित्रता और ताजगी झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि चाहे उसके वर्णन के लिए कितने भी भव्य विशेषणों का प्रयोग किया गया हो, वे पूरी तरह से उपयुक्त थे। राष्ट्रपति झाओ। क्यूई बाओतान की नजर गंभीर और गंभीर थी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता था। झाओ हेंग को पता था कि वह आभार क्यों व्यक्त कर रही थी, हालांकि दोनों ने मौन रूप से इसका उल्लेख करने से परहेज किया। फिर भी वह इस बात से हैरान था कि बॉस उसे कैसे जगाने में कामयाब हो गया। शायद बॉस कुछ भी हासिल कर सकता है। बैठो। झाओ हेंग ने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। क्यू बाओतान ने हिचकिचाते हुए अपनी सीट ले ली। झाओ हेंग ने एक आंतरिक कॉल किया और कुछ ही देर बाद उनका सहायक एक दस्तावेज के साथ अंदर आया और चुपचाप चला गया। क्यूई बाओटन की ओर दस्तावेज बढ़ाते हुए झाओ हेंग ने कहा, मिस क्यूई, आपने स्टार एंटरटेनमेंट के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है और अन्य शोर एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। क्यूई बाओटन ने अचानक ऊपर देखा। उसकी स्पष्ट आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। आप पहले इस अनुबंध की समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि हमारी कंपनी ज्यादा जानी मानी नहीं है, लेकिन हम स्टार एंटरटेनमेंट जैसे नहीं है, एक ऐसा उद्योग जो कठोर अनुबंधों के जरिए कलाकारों का शोषण करता है। हमारी कंपनी मानवीयता से काम करती है, उद्योग में उच्चतम मानकों पर मुनाफा साझाकरण योजनाएं पेश करती है और कलाकारों को अधिकतम स्वतंत्रता देती है। जहां तक स्टार एंटरटेनमेंट के साथ आपके अनुबंध को समाप्त करने की बात है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी सब कुछ संभाल लेगी और आपको चिंता मुक्त कर देगी। आपको बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और कंपनी आपके सपनों को साकार करने में आपका साथ देगी। क्यू बाओतान की आंखों में कृतज्ञता से आंसू भर आए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। अध्याय 29:028 हताश प्रतिरोध। क्यू बाओतान कुछ हद तक हतप्रभ होकर कार्यालय से बाहर चला गया। सहायक लिन उसे ले गया। एक फैशनेबल, असाधारण महिला उनके पास आई। उसके पीछे एक सहायक, जो एक हैंडबैग पकड़े हुए था, उसकी लंबी टांगों के साथ चलने के लिए दौड़ रहा था। जब महिला क्यूई बाओतान पहुंची, तो वह रुक गई और लापरवाही से अपना धूप का चश्मा उतार दिया। मिस रू, सहायक लिन की उत्साहित आवाज ने क्यूई बाओटन के भटकते विचारों को वापस ला दिया। क्यूई बाओतान ने अपने सामने खड़े चेहरे की ओर देखा और ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। महिला ने भौहें उठाई और मुस्कुराई। कंपनी ने एक नई प्रतिभा को अनुबंधित किया है। आप में अच्छी क्षमता है। ऐसा कहकर वह क्यूई बाओतान के पास से गुजरी और झाओ हेंग के कार्यालय में प्रवेश कर गई। क्यूई बाओतान वहीं जमी खड़ी रही। काफी देर बाद ही उसकी आवाज वापस आए। क्या वह रू केयिंग थी? ग्रैंड स्लैम की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रू केयिंग मनोरंजन जगत की एक दिग्गज थी। अब तक की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री मानी जाने वाली उन्होंने अपनी सफलता के चरम पर ही शादी करने के लिए संन्यास ले लिया था और अपने पीछे अनगिनत पछतावे छोड़ गईं। क्यू बाओतान ने कभी भी उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका था, फिर भी लगता था जैसे समय उस पर खासा मेहरबान था। वह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी क्यूई उसे याद करती थी। सहायक लिन ने उत्साह से कहा, मिस रू वापसी की योजना बना रही हैं। मनोरंजन जगत में हलचल मचने वाली है। क्यू बाओतान ने अपने होठों को एक साथ दबाया। उसके दिल में अवर्णनीय उत्साह की लहर उमड़ पड़ी। इस गुमनाम मनोरंजन कंपनी में स्पष्ट रूप से अपार संभावनाएं छिपी हुई थीं। स्टार एंटरटेनमेंट के साथ संबंध तोड़ने का उनका विश्वास और बढ़ गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले और क्यूई बाओतान अंदर कदम रखने ही वाला था कि तभी कोई लिफ्ट से बाहर आया। उसने आर्मी ग्रीन कैजुअल जैकेट, काली कार्गो पैंट और गहरे काले रंग के कॉम्बैट बूट पहने हुए थे। उसकी लंबी कदकाठी से एक बेपरवाही झलक रही थी। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे तो क्यू बाओतान की नजर उसके पतले जबड़े और उस पर सजी नीली ग्रे दाढ़ी पर पड़ी।
जैसे ही सहायक लिन ने क्यूई बाओतान को बाहर देखा, उसने विनम्रता से नवागंतुक से कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए, क्यू बाओतान ने उस आदमी की आवाज सुनी। मैं जियांग हान हूँ। खाई की तरह गहरा, बर्फ की तरह ठंडा। यह एक अनोखी और मनमोहक आवाज थी। क्यू बाओतान इमारत से बाहर निकला और बस से घर चला गया। बस स्टॉप से उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। जब वह एक कोने पर पहुंची तो शॉर्टकट लेने से पहले वह थोड़ी देर के लिए झिझकी। इस एकांत गली में शायद ही कभी कोई पैदल यात्री आता जाता था, लेकिन इसने उसके रास्ते को आधा कर दिया। श्रीमती क्यूई का काम खत्म होने वाला था और क्यूई बाओतान को दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए जल्दी घर जाना था। राष्ट्रपति जाओ ने स्टार एंटरटेनमेंट के साथ उसके अनुबंध संबंधी मुद्दों को 1 हफ्ते के भीतर सुलझाने का वादा किया था। उन्होंने उसकी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत देने के साथ साथ उसकी क्षमता में दीर्घकालिक निवेश के तहत उसकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च उठाने पर भी सहमति जताई थी। अब भी क्यू बाओतान को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। वह उस दुनिया से पूरी तरह निराश हो चुकी थी जिसने उसे उस हताश छलांग पर धकेल दिया था। उस घोर अंधकार में दुनिया में उसने स्वयं को और अधिक गहरे डूबने दिया था। उसने सोचा था कि वह अनंत अंधकार में खो जाएगी जब तक कि प्रकाश की एक किरण उसमें से होकर नहीं निकली और उसे रसातल से बाहर नहीं खींच लिया। उसके कानों में असीम करुणा से भरी एक आह गूंज उठी, आप सौभाग्यशाली हो। जागने के बाद से ही वह आवाज उसके दिमाग में घूम रही थी। वह आदमी, वह झाओ हेंग नहीं था। सोच में डूबी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए क्यूई बाओतान ने पाया कि उसके कदम हल्के हो रहे हैं। तभी चौराहे पर अचानक एक वैन आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर निकला, उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। क्यू बाओतान को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि एक बड़े हाथ ने उसके मुंह और नाक को जकड़ लिया। वह संघर्ष करती रही, उसकी आंखें क्रोध से बड़ी हो गईं, लेकिन जल्द ही वह बेहोश हो गई। वैन तेजी से भागी और कुछ ही क्षणों में गली में गायब हो गई। लीलियू कुछ पल देर से पहुंचा। मन ही मन गालियां देते हुए उसने अपना फोन निकाला और फोन किया। सर, कुछ गड़बड़ है। मिस क्यू का अपहरण कर लिया गया है। अल्पविराम। क्यू बाओतान को अपने चेहरे पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ और उसने सहज ही अपनी आंखें खोल दी। उसे एक पुरुष की कामुक निगाहों का सामना करना पड़ा। वह चौंक कर चीखी और उसने अचानक उसे लात मारी, लेकिन उस आदमी ने आसानी से उसका छोटा पैर अपने हाथ में पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी गिरने के बाद भी बच गईं और होश में आईं। हमेशा की तरह आप भी जिंदादिल हो, मुझे ये पसंद है, उस आदमी ने कहा। उसकी चिकनी उंगलियां उसके गोरे नाजुक पैर को सहला रही थीं। उल्टी करते हुए क्यूई बाओतान ने कहा, कई जियांग, मुझे जाने देने के लिए आपको क्या करना होगा? आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने उसे बड़े बिस्तर पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो? सपने देखते रहो। मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बेहतर होगा कि तुम ठीक से व्यवहार करो, वरना। उसकी भयावह हंसी गूंज उठी और उसने अपनी बात रोकी। मैंने सुना है तुम्हारी माँ ब्लू स्काई होटल में सफाई कर्मी का काम करती है। वह काम जरूर मुश्किल होगा। क्यू बाओतान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, कई जियांग, अगर तुमने मेरी माँ पर हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे बढ़ो, मैं यहीं खड़ा हूँ। कोशिश करो और मुझे मार डालो। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए ताना मारा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। क्यू बाओतान का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह एक ही जाल में दोबारा नहीं फंस सकती थी। पिछली बार वह भाग्यशाली रही थी, इस बार शायद वह इतनी भाग्यशाली न हो। जैसे ही कई जियांग ने अपनी बेल्ट खोली और उसकी ओर छलांग लगाई, क्यूई बाओतान फुर्ती से बिस्तर से लुढ़क गया और दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजे की कुंडी जोर से खींची, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। डर से कांपते हुए उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने खिड़कियां देखी। इस बार कई जियांग को सबक मिल गया था। हर खिड़की सील बंद थी। दांत पीसते हुए क्यू बाओतान ने मौत तक लड़ने का संकल्प लिया। बरकरार टाइल की तुलना में टूटी हुई जेड बेहतर है। भागो, भाग क्यों नहीं जाते? क्या बात है, दम निकल गया है? कई जियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में पास आते हुए ताना मारा। पीछे हटो। क्यू बाओतान की कांपती हुई आवाज ने उसके अंदर के डर को उजागर कर दिया, क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे से सटी हुई थी। उस क्षण उसे इस गंदी दुनिया से अपने पूरे अस्तित्व से घृणा हो गई। उसके पास न तो कोई शक्ति थी, न ही कोई प्रभाव, इसलिए उसे बिना किसी परिणाम के कुचला जा सकता था। अगर वह अपमान में जीने से इनकार कर देती तो उसकी गरिमा की रक्षा के लिए केवल उसकी जान ही बचती। क्यूई बाओतान ने अपनी जीभ काट ली। उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। उसकी साफ आंखें भयंकर घृणा से जल रही थीं। कई जियांग उसकी निगाहों की तीव्रता देखकर सिहर उठा। बस एक पल के लिए क्यूई बाओतान को बस यही हिचकिचाहट चाहिए थी। वह उस पर टूट पड़ी। उसका कमजोर शरीर मानो विद्रोह का प्रतीक था। भले ही इसका मतलब रसातल में गिरना हो, उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसकी नाजुक सुंदरता उसके उग्र अदम्य संकल्प के आगे फीकी पड़ गई। क्या हम मौत को दावत दे रहे हैं? कई जियांग, जिसे आत्मरक्षा का कुछ प्रशिक्षण मिला था, ने उसे आसानी से काबू में कर लिया। जैसे ही उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया, उसका हाथ उसके चेहरे पर पड़ गया। धमाका। उसी क्षण भारी ताले वाला दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। कई जियांग डर के मारे उछल पड़ा और सहज ही अपना सिर घुमा लिया। अगले ही क्षण उसका शरीर कमरे में उड़ गया और उसके साथ एक भयानक चीख निकली और वह अस्त व्यस्त होकर फर्श पर गिर पड़ा। क्या तुम ठीक हो? एक कोमल ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्यू बाओतान, जिसने अपने अपहर्ताओं द्वारा हताशा की हद तक धकेले जाने पर भी कभी आंसू नहीं बहाए थे, ने पाया कि जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, उसकी आंखें भर आईं। वह आवाज जो उसके सपनों में आती थी, ये वही था। अध्याय 30:09 सजा। नाक की नोक पर हल्की सी गंध महसूस हुई। बारिश के बाद घास की तरह कड़कती सर्दी की ठंड। ये शीतलता की एक अनोखी शांत सुगंध थी। क्यू बाओतान ने अपनी धुंधली दृष्टि से उस व्यक्ति को अपने सामने बैठे देखा।
स्पष्ट हाथ की पहुंच के भीतर फिर भी एक दुर्गम खाई द्वारा अलग किया हुआ प्रतीत होता है। वह केवल पतली रूपरेखा, गोरी त्वचा और धुंध के भीतर छिपी गहरी काली आंखें ही देख पा रही थी। रहस्यमय और दूरस्थ। शेन युआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अपनी जैकेट उतार दी और उसे क्यूई बाओटन के कंधों पर डाल दिया। उसकी उंगलियों ने क्यू बाओतान की पीठ को धीरे से थपथपाया, जिसमें एक सुखद कोमलता थी। डरो मत, अब ये खत्म हो गया है। अपने कान के पास नर्म अनुनयपूर्ण स्वर को सुनकर किसी कारण से क्यूई बाओटन के आंसू अचानक अनियंत्रित रूप से बह निकले, बारिश की तरह गिरने लगे। शेन युआन क्षण भर के लिए असहाय दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उसे गहराई से समझा और उस पर दया की। एक नाजुक महिला को ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, अगर वह रोए नहीं तो यह वास्तव में असामान्य होगा। यह आप है। कई जियांग उठे, शेन युआन को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह उस दिन कॉफी शॉप से आए जियांग हान के समूह का हिस्सा थी। किसने सोचा होगा कि वह क्यूई बाओतान को भी जानती होगी। सचमुच दुश्मनों के लिए एक संकरी सड़क। आप वास्तव में कौन हैं? कई जियांग ने सावधानी से पूछा, वह अभी भी पहले लगी लात से काम रहा था। शेन युआन ने क्यूई बाओतान को छोड़ दिया और धीरे से खड़ी हो गई। कई जियांग स्टार एंटरटेनमेंट के शेयरधारक, प्रसिद्ध एजेंट, जिन्होंने आपके उद्योग में प्रवेश करने के बाद से अनगिनत गायकों और अभिनेताओं को स्टारडम तक पहुंचाया है, यहां तक कि टॉप टैलेंट स्काउट के रूप में भी सम्मानित किया गया है। क्या मैं सही हूं? कई जियांग ने भौहें चढ़ाई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसकी पृष्ठभूमि को कितनी अच्छी तरह जानती थी। उसका चेहरा तुरंत व्यंग्य में बदल गया। चूंकि तुम मेरी पहचान जानते हो, इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम अपमानित कर सको। अपनी एक उंगली के इशारे से मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम फिर कभी स्प्रिंग सिटी में कदम नहीं रखोगे। क्यूई बाओतान ने चिंता से शेन युआन की ओर देखा। तुम्हें अब चले जाना चाहिए। अब मेरी परवाह मत करो। शेन युआन ने अपनी भौहें उठाई और कई जियांग की ओर जानबूझकर कदम बढ़ाए। कई जियांग सहज रूप से पीछे हट गया, दीवार से सटकर बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पूरे स्प्रिंग सिटी में संपर्क हैं। शेन युआन ने कोने में रखे फूलदान से एक गोल्फ क्लब उठाया और अपने हाथ में उसका वजन परखने लगी। कई जियांग ने सहज रूप से निगल लिया, फिर झूठी बहादुरी के साथ चिल्लाया, जल्दबाजी में कुछ मत करो। शेन युआन ने गदा उठाई और कई जियांग डर के मारे चीख पड़ा। शेन युआन अचानक पीछे मुड़ी, उसकी आवाज धीमी थी और उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो। क्यू बाओतान ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके साथ ही गोल्फ क्लब निर्दयतापूर्वक कई जियांग के सिर की ओर घूम गया। कई जियांग बचने में असमर्थ एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से तुरंत खून बहने लगा। कई जियांग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा और अपमान की गहरी भावना ने उसे घेर लिया। तुम मर गए। इससे पहले कि वह धमकी देना समाप्त कर पाता, एक और वार हुआ, जिससे वह चुप हो गया और दीवार से टकरा गया। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। उस समय कई जियांग के दिल में केवल भय के लिए जगह थी। ये व्यक्ति पूरी तरह से पागल था, वास्तव में उसे मारने में सक्षम था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कई जियांग ने अपनी नाक से बहते खून को पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। वह शेन युआन के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और बेतुके ढंग से दया की भीख मांगने लगा। आपका सबसे बड़ा गौरव स्टार एंटरटेनमेंट है, लेकिन इस उद्योग में इस तरह के ट्यूमर का अब अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। उसके ऊपर से आती आवाज कोमल किंतु निर्दयी थी। कई जियांग ने अचानक ऊपर देखा, उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। गोल्फ क्लब की नोक कई जियांग की जांघों पर दब गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति क्रूरता और द्वेष से ठंडी मुस्कान बिखेरने लगा। इतने सालों में तुमने बहुत सी युवतियों को अपना शिकार बनाया है। बताओ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? नहीं। इस बार कई जियांग सचमुच डर गया और उसने घबराहट में अपना सिर हिलाया। शेन युआन की निगाहें तेज हो गईं और उसने निर्दयता से क्लब को नीचे की ओर धकेल दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ क्यूई बाओटन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, लेकिन उसे शेन युआन के शब्द याद थे और उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। कमरा सड़ांध और गंदगी की बदबू से भर गया। शेन युआन ने कई जियांग की ओर देखे बिना ही क्लब को फेंक दिया, जो पीड़ा में जमीन पर तड़प रही थी। उसने अपने हाथ पोंछने के लिए एक टिश्यू उठाया, उसे एक तरफ फेंक दिया और क्यूई बाओटन के पास चली गई। क्या आप चल सकते हैं? क्यूई बाओतान खड़ी हो गई, दांत पीसते हुए बोली, मैं चल सकती हूँ। शेन युआन ने सिर हिलाया, आज तुम हिल गए हो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। क्यूई बाओतान शेन युआन के पीछे कमरे से बाहर चला गया और अंततः उसने देखा कि 4 काले कपड़े पहने हुए आदमी दरवाजे के पास फर्श पर बिखरे पड़े थे। क्यूई बाओतान ने उन्हें पहचान लिया। वे कई जियांग के अंगरक्षक थे जिन्होंने उसे गली से अगवा किया था। गहरे रंग के एथलेटिक पोशाक पहने और गंभीर चेहरे वाला एक युवक तेजी से शेन युआन के पास आया और उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया। सर, शेन युआन ने सपाट लहजे में कहा, पीछे रहो और गंदगी साफ करो। लीलियू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। क्यूई बाओतान शेन युआन के पीछे पीछे चल रहा था। उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। होटल के बाहर शेन युआन ने पास ही एक बेंच की ओर इशारा किया, वहां बैठो और मेरा इंतजार करो। क्यूई बाओतान आज्ञाकारी ढंग से चलकर बैठ गया। शेन युआन जल्दी से नजरों से ओझल हो गया। क्यू बाओतान ने अपने कंधों पर लपेटे जैकेट को छुआ। उसकी सुगंध और गर्माहट ने उसे आराम और आश्वस्ति प्रदान की। वह अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान छोड़े बिना न रह सकी। जब शेन युआन वापस लौटी तो उसके हाथ में एक चांदी का डिब्बा था। ये औषधीय बाम है, इसे दिन में 3 बार लगाएं, 1 हफ्ते तक पानी से बचें। इससे कोई निशान नहीं पड़ेगा। ठंडा टिन क्यू बाओतान के हाथों में दबा दिया गया। क्यूई बाओतान जम गई, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने जल्दी से इसे छिपाने के लिए नीचे देखा। शेन युआन ने धीरे से आह भरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्यूई बाओटन ने धीरे से बड़बड़ाया, मम्मा। उसे डर था कि अगर उसने कुछ और कहा तो वह फूट फूट कर रोने लगेगी और उसका रक्षक भी डरकर भाग जाएगा।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने 18 वर्षों के संचित सारे आंसू इसी एक दिन में बहा दिए हों। शेन युआन ने एक टैक्सी रोकी और क्यूई बाओतान को एक आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर ले गया। यह क्षेत्र एक पुराने जिले में था जिसे ध्वस्त किया जाना था, तथा यह निर्माण मलबे और ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था, एक ऐसा वातावरण जो चुनौतियों से भरा हुआ था। क्यू बाओतान का घर बेतरतीब पुरानी इमारतों के बीच छिपा हुआ था। शेन युआन के सामने खड़े होकर क्यूई बाओतान ने बार बार हिचकिचाते हुए साहस जुटाया और पूछा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? गलतफहमी पैदा होने के डर से उन्होंने तुरंत कहा, अगर आप साझा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। शेन युआन। क्यू बाओतान ने अपना सिर उठाया, मैं इसे याद रखूंगी, धन्यवाद। शेन युआन ने क्यूई बाओतान की आकृति को धीरे धीरे आंखों से ओझल होते देखा। जब उसने मुंह फेरा तो उसके चेहरे पर बर्फ जम गई। वह फोन करते हुए चल रही थी। झाओ हेंग, जो जियांग हान के साथ एक संगीत निर्माता के साथ बैठक पर चर्चा कर रहे थे, शेन युआन का फोन आने पर तुरंत सम्मानपूर्ण हो गए। बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि स्टार एंटरटेनमेंट को इंडस्ट्री से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। झाओ हेंग ने जियांग हान की ओर देखा जो शांति से बैठकर चाय पी रहा था। उसकी धीमी आवाज उसके उत्साह को छुपाने में असमर्थ थी। मैं इसे बहुत दिनों से करना चाहता था बॉस, बस देखो मैं इसे कैसे संभालता हूँ। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।